अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाग से। अब्दुल साहब आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह हरमीत इस्लामाबाद से आपको हेलो हाय करने के लिए मौजूद है। तो भाग कर पहले हम चलते हैं हरमीत के पास। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आज देखें ना, बारिश हल्की फुल्की आना, वैसे यहाँ पे तो बादल हैं, हल्के फुल्के बादल हैं और जब भी बादल आते हैं या हल्की फुल्की बारिश का कोई सीन, सब कहते हैं भाई ये छुट्टी कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, बारिश आती है तो फिर आपको तो बादल आते हैं तो बारिश आती है, बारिश आती है तो फिर ज्यादा बारिश आती है, और इस दफा बारिश आएगी तो सर्दी आएगी, फिर लोग सब छुट्टी कर लेते हैं। हम सब छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन हरमीत, बारिश का आपने जिक्र किया तो फिर कल होने वाली बारिश का जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश का मैच था भाई इंडिया के साथ, और ये जो बारिश हुई उसके बाद हमारे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है एम्पायर साहब को, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इतनी बाइसनेस आप कैसे शो कर सकते हैं। आपकी पिच गीली, आपका ग्राउंड गीला, बारिश हो गई और भी जोरदार किस्म की, लेकिन उन्होंने मैच कराया। और मैच ना सिर्फ कराया, आपके 2-3 प्लेयर्स फिसले भी। उसके बाद भी मुझे तो कल की मैच की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने सोचा प्रोग्राम के आगाज में ही मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी, और यकीनन व्यूअर्स मुझसे कहीं ज्यादा जो कि स्पोर्ट्स को बड़ा पसंद करते हैं वो उस पर एनालिसिस कर रहे हैं कि आप विराट कोहली को देखिए, नो डाउट ही इज द बेस्ट प्लेयर सो फार, बट वो किस तरह से इंडिकेट करते हैं एम्पायर को कि क्या तुम देख नहीं रहे। मतलब आपने सब कुछ कल सिनेरियो जब मैच में देखा, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में कि ये तो मेरे ख्याल से विराट कोहली एम्पायर है। देखें, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी जो है उसको कहोड़ इंडियन क्रिकेट काउंसिल का बहुत ज़्यादा उस पर है, और उसमें हम ये देखते हैं कि असर रसूख तो है। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि हिंदुस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो उसकी तारीफ भी तो करनी होगी। आप देखें कि अगर वहाँ पे वो जिस किस्म का मुकाबला कर रहे हैं और जिस किस्म की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे हम विराट कोहली की बात करें या दीगर खिलाड़ियों की, तो उनकी भी तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब हम ये ढूंढ रहे हैं कि भाई फलां से लड़ जाए, फलां से हो जाए तो हम जीत जाएं, ऐसा नामुमकिन है। हमने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी, हम क्या करने गए थे और क्या कर दिया। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई अपनी टीम से, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी इन पर तनकीद की जाए कम है। ये गए किस लिए थे, गया क्या परफॉर्मेंस की हुई। अब ये बहाने, ये दुआएं कौम उनके लिए मांगेगी कि बारिश हो जाए, फलां से जीत जाए, फलां से जीत जाए, तो तब हमारी कोई चांसेस, अब कोई चांसेस नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी बात ये दुरुस्त भी है कि कहीं ना कहीं भारत का होड़ तो है, इसमें कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंडिंग, फिर बहुत ज़्यादा जो है पैसा है इंडिया की जो क्रिकेट काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा फंड कर रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर तो होता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत की टीम ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया हुआ है, और विराट कोहली ने ये साबित कर दिया है कि भाई वो विराट कोहली हैं और वो किंग है और क्रिकेट के किंग ही रहेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ जो है बन जाते हैं अर्जी तौर पर, किंग बन जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनसे ये ताज जो छीन लिया जाता है। इसी बात पे कहा कि देयर इज नो डाउट कि वो एक बेस्ट प्लेयर है सो फार, और उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनकी क्रिकेट को एज अ गेम हम जब देखते हैं तो उनकी कोई कंपटीटर हमें नहीं मिलता। और सस्टेनेबल एक सक्सेस जो उन्होंने बनाई हुई है वो उसको सस्टेन करते चले जा रहे हैं, बल्कि उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन कल जो बिहेवियर उनका ग्राउंड में था कि वो बार बार एम्पायर को ये इंडिकेट कर रहे थे भाई तुम देख नहीं रहे क्या हुआ है, और इसके अलावा आपको वो नो बॉल भी याद होगी। लेकिन अब नो बॉल को चले हम जिक्र करते हैं, जिम्बाब्वे का मैच जो हम हार गए, मुझे लगता है उसके डैमेज और आफ्टर शॉक्स आ ही जा रहे हैं। आप सिर्फ इस चीज को इमेजिन करें कि हम कौन कौन से मैचेस देख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किस तरह से भी कोई मैच हार जाए तो हमें पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई मिल जाए। अगर मगर की मियां मगरमच्छ में सब अगर मगर में लगे हुए हैं कि अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मारे ना सोहा, जब से हम ये भारत के साथ जो हमारा मैच हुआ, उसके बाद दीगर जो मैचेस, फिर जिम्बाब्वे के साथ जो मैच हुआ, तो मैंने दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया कि वो दिल जो है ना कहीं आप इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि भाई हम जितनी तवक्कात हमने रखी होती है अपनी टीम के हम साथ, और हम सोचते हैं कि शायद अब हमारी टीम इतनी बेहतर हो गई कि हमारी परफॉर्मेंस, और अब जाके जिस तरह हमने इससे कबल जो सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी थी, शायद अब इस वर्ल्ड कप में भी हमारे खिलाड़ियों की वही परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जब आपको मायूसी होती है फिर आप सोचते हैं इससे बेटर है कि क्रिकेट ना देखूं, क्योंकि और दिल दुखता है और तकलीफ पहुंचती है, इसलिए फिर एक साइड पे होना अच्छा। अगला मैच देखें आप, साउथ अफ्रीका के साथ मैच है जो कि अब तक इस सीरीज की वर्ल्ड कप की बेस्ट परफॉर्मर रही है। अब उनके साथ मैच जीतना मतलब हम तो होप फॉर गुड के इस पैमाने पे पहुंच गए कि हम कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से भी जीत जाए। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका से जीत जाती है और जिम्बाब्वे से हार जाती है तो फिर भी हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मतलब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सिडनी में जो बारिश की प्रेडिक्शन है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो बारिश के साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो हमें काफी हद तक फायदा दे सकते हैं, ताकि हमारी रसाई जो है वो कुछ हद तक क्लियर हो जाए सेमीफाइनल तक। लेकिन ये दुआएं हैं जो रंग ले आएंगी, और अगर हो जाएगा तो हम भी थोड़ा आगे जाने की कोशिश जो हमें करनी चाहिए, जो हमारी लेकिन साथ ये भी बता दीजिएगा सोहा कि हमारे मुल्क में क्या होने वाला है, क्योंकि कल भी प्रोडिक्शन की गई थी, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो हर शख्स दूसरा शख्स जो है वो नजला, खांसी, जुकाम और बुखार जो है, गले का जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा हो गया, आम हो गया, और बारिशें ना होने की वजह से। लेकिन कल की ये खुशखबरी भी है और ये अच्छी बात है, आज हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के उफक पर हल्के फुल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि कल तक जो है बारिश का जो सिलसिला है वो यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि जो नज़ला, जुकाम और दीगर बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शंस है, उसमें भी कमी आने दिखेगी। और ख़ासकर लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में जिस किस्म का फॉग है, जिस किस्म के हालात हैं, तो उसमें भी कमी आ सकती है, और ये एक बेहतर इस्लामाबाद के मौसम का हाल तो आपने बता दिया। लाहौर का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मौसम कंपैरेटिवली आज भी बादलों जैसा समा आपको लग रहा है, लेकिन हम मतलब हम सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं लाहौरी तो खास तौर पर इस मामले में कि या तो ये फोग है, या ये स्मोक है, या ये बादल हैं जो कि काले आने वाले हैं बारिश लेकर या बारिश की नवीद लेकर। तो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। लेकिन लाहौर में अगर बारिश होगी तो ही स्मोक में काफी हद तक बेहतरी आ सकती है, और ये वो फाइनल बारिश होगी जिसके बाद फाइनली सर्दियां आ जाएंगी। सो हम भी चाहते हैं कि बारिश हो जाए। बारिश का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि आप ये कहें कि मौसम का जिक्र कर रहे हैं, तो आज को आपको बताते हैं कि आप जानते हैं माया नाज गुलकारा यानी रेशमा टॉप स्टोरीज पर। और अपने रनडाउन पे जाने से पहले आज जो है वो 9 बरस बीत गए हैं उनको हमसे जुदा हुए, और उनका गाना क्या लंबी जुदाई, ये तो ऐसा गाना है जिसको मैं जब सुनती हूँ तो मैं वो फील करती हूँ कि जिस फील से उन्होंने वो गाना गाया है। मतलब 1947 में राजस्थान में वो पैदा हुई, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, हमेशा की तरह, हर गुलकार की तरह और हर फनकार की तरह रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने आगाज किया, और कराची में वो मुंतकिल होगी जब बरसगीर की, तब आप देखें कि वो तमाम सिनेरियो हुआ कि आपने पाकिस्तान रहना है या इंडिया रहना है। तो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद यानी क़याम पाकिस्तान के बाद वो कराची चली गई, रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने किया, और फिर 60 की दहाई में उन्होंने बाकायदा तौर पर एंट्री मारी अपनी इंडस्ट्री में। और वो एंट्री आज तक आप देखिए, अगर आपने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और मीत, तो वो बहुत सादा सी और बड़ी साफ गो सी और बड़ी मासूम सी थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल आपको पता है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका जो अंदाज था गाने का वही सबको इतना मुतासिर करता था कि वो चीज कहीं बहुत परे और बहुत पीछे रह जाती थी। अच्छा, वैसे सोहा, मैंने पाकिस्तान में 2 ऐसी गुलकाराएं देखी हैं जिनका ताल्लुक भी एक बहुत ही आप ये समझे कि जिस खानदान से उनका ताल्लुक था, जहाँ से वो आप देखें ना कि पढ़े लिखे वो बिल्कुल नहीं थी, दोनों ख्वातीन जो है, और दोनों की आवाज़, खासकर मैं एक तो आप देखें ना कि एक पश्तो की अगर बात की जाए तो जरसांगा उसका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और बैनुल अक़वामी सतह पर उनको अवार्ड्स मिले हैं। और इसी तरह अगर हम आते हैं रेशमा की जानिब जो आप जिक्र कर रही हैं, तो यकीन माने कि उनका ये गाना लंबी जुदाई, यकीन माने मैं आज भी सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ कि किस किस्म का फील आ जाता है, और जिस किस्म के फील के साथ उन्होंने गाया है, ये बहुत बड़ी बात होती है एक गुलकारा के लिए, एक गुलकार के लिए, एक सिंगर के लिए, जब वो गाते हैं और दिल से गाते हैं, और तब जाके वो अट्रैक्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं अवाम को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और यही वो वजह थी कि उन्होंने जो गाया और कमाल का गाया। और एक और चीज, बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज्यादा उनके, एक तो ये है कि हमारी बरादरी जो थी, सिख बरादरी, खासकर कनाडा में, उनको बहुत ज्यादा उनके फैन फॉलोअर्स थे, और उनको उमूमन भारत में भी, पंजाब में उनको बहुत ज्यादा मदऊ किया जाता था। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई शब्द जो है, जो सिखिज्म के कुछ शब्द हैं, उनको भी बड़े खूब तरीके से उन्होंने पढ़ा, और यही वजह थी कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और साथ साथ में जो उन्होंने गाया, तो आज हम यकीन माने कि आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई गा सकता है। और अमित, आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी यकीनन वो एक माया नाज गुलकार है, पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान की तरफ से उनको सितारा इम्तियाज भी दिया गया। फिर 80 की दहाई में वो कैंसर की तशख़ीस हुई और कैंसर डायग्नोस हुआ, और वो यकीनन काफ़ी अलील थी, बीमार थी, और आज 9 बरस बीत गए हैं उनको हमसे जुदा हुए। और उनकी एक जर्नी जो है, आपको जैसे मैंने बताया कि आम पाकिस्तान के साथ ही उनकी पैदाइश 1947 में राजस्थान में वो पैदा हुई, गालिबन उसके बाद कराची शिफ्ट हो गई, रेडियो पाकिस्तान इनका खासा रहा, फिर इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत कुछ खाया। बॉलीवुड से इनको ऑफर हुई, और बॉलीवुड से जब इनको ऑफर हुई तो वो राज कपूर की फिल्म थी
जिसमें उनको ऑफर हुई और बॉबी के लिए गाने की पेशकश हुई, उन्होंने पेशकश एक्सेप्ट की और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो शुरू हो गायकी का, खूबसूरती का, वो चलता चला गया और वो रहती दुनिया तक ऐसे ही रहेगा। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हम उनका जिक्र करके उनको देना चाह रहे थे। यकीनन आज भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो अब आप अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज का दिन जो है वी आर मिड ऑफ द वीक और मेरे ख्याल से पूरे वीक में जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स थी उनको हमने काफ़ी डिस्कस किया है। लेकिन आज की टॉप स्टोरी में आपको टॉप ऑफ द लिस्ट ये बताएंगे कि आप जानते हैं कि कल भी इसका जिक्र अब्दुल रऊफ साहब ने हम सब ने मिलकर शो में किया था कि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और चीन का दौरा काफ़ी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रेस जो है वो शो कर रहा है। बहुत सारे मुआहदे हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अगर 4 साल पहले की बात की जाए तो सी पैक समेत जितने भी चाइना के प्रोजेक्ट, वो डैम हो, वो डेवलपमेंट हो, उन सब पर जो काम किया जा रहा था वो काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त काम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरह से परसू नहीं किया गया। अब दोबारा से जो मुआहदे शुरू किए गए हैं उसमें एक ट्रेन का मुआहदा भी है और रोड्स का मुआहदा भी है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी इमदाद है जिस पर काम किया जा रहा है। देखिए ना कि इस वक्त सैलाब ज़दगान की अगर बात की जाए सोहा, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की जानिब से उस तरह हेल्प नहीं की गई पाकिस्तान की जो होनी चाहिए थी। लेकिन कल चीन ने ये ऐलान किया कि 50 करोड़ जो है वो सैलाब ज़दगान जो है उनको भी देंगे। ML1 जो है कराची सर्कुलर रेलवे, उसका भी दोबारा जो है काम उस पर भी इत्तेफाक हुआ है। भाषा डैम के हवाले से फिर हम देखें तो वो मंसूबे जो शमसी तवानाई से, क्योंकि बिजली का बहरान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों पर साइन हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दौरा बड़ा खुशाइन है, बड़ा पॉजिटिव दौरा है जिससे बहुत सारे फ़वाइद जो है पाकिस्तान को मिलेंगे। और कारोबार के लिहाज से हम देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं सीपेक के हवाले से तो एक ऐसा रूट है, एक ऐसा मंसूबा है जिससे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो हम ये समझते हैं कि वो बदल जाएगा, पाकिस्तान का मुकद्दर ही बदल जाएगा। क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि मेरा तो गुजरान उस पर कई दफ़ा हुआ है और हमने देखे हैं कि इस किस्म का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें एक अलग दिलचस्पी दिखा रही है और बड़ी कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को, हालांकि इसके मुखालिफिन भी बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में इसके मुखालिफिन हैं, खासकर भारत की हम बात करते हैं, फिर अमेरिका भी नहीं चाह रहा। लेकिन उसके बावजूद ये काम जिस तरह तेज़ी से चल पड़ा है, हम चाहते हैं कि ये मनसूबे जल्द अज जल्द तकमील को पहुंचे। लेकिन साथ में जो बहरान है जो मुल्क को जिसका सामना है तो वो भी उससे भी, ये बहरान से भी ये मुल्क निकले। लेकिन ये चीन का जो इस वक्त दौरा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। माशी समेत मुल्की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। सो हम होप कर सकते हैं कि चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी उनकी इमदाद से, या जो भी मुआहदे हम इस वक्त उनसे करने जा रहे हैं। और तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अपनी टॉप स्टोरीज में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज ऑब्वियसली हम एक दिन के बाद ऑफ कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना आपको एक आने वाली बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड मूवी का कोई ना कोई ट्रेलर दिखाएं। तो ये एक्शन और थ्रिलर मूवी है प्लेन, जिसका हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी है, इसको कि आज की टॉप स्टोरी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड टॉप ऑफ द ऑल। आपको पता है ट्विटर की क्रेडिबिलिटी बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा है। आपके पाकिस्तान के तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स, वो बड़े इदारे हों, पैमरा हो, ISPR हो, हम ज़्यादा रिलाई करते हैं कि उनकी कोई ट्वीट आ जाती है तो हम उसको कोई अनाउंसमेंट भी समझते हैं, कोई फैसला भी समझते हैं, क्लैरिफिकेशन भी समझते हैं। तो इस तरह से जब आप देखते हैं कि ब्लू टिक को बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि आपका जो भी अकाउंट होगा ट्विटर का, अगर उस पर ब्लू टिक होगा तो वो वेरीफाइड होगा। तो ये ब्लू टिक जो है वो अब आपको हासिल करना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, बिकॉज वेरिफिकेशन के लिए आपको ब्लू टिक अब खरीदना पड़ेगा। ये स्टोरी क्या है और आप देखें कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए मजीद क्या क्या आसानी कर दी गई है। इसके अलावा हम बढ़ते हुए इस रुझान की बात करेंगे जिसको फैशन के तौर पर यंगस्टर्स कंसीडर तो करते हैं, लेकिन इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। आप ई सिगरेट की बात कर रहे हैं और आप वेप की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब मैंने तो बच्चों को पता नहीं मैंने कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए देखे। हरमीत आप भी देखते ही होंगे, यंगस्टर्स तो फैशन समझते हैं कि ई सिगरेट की मुख्तलिफ काइंड्स और मुख्तलिफ शेप्स के साथ वो बड़ा पसंद करते हैं। तो ये आम सिगरेट तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब है, मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ। और आपने भी ये देखा होगा कि पूरा जो बड़े लाहौर या जो इस्लामाबाद है तो यहाँ पे तो एक फैशन के तौर पर इसको इस्तेमाल हो रहा है और बाकायदा जो है इन्वॉल्वमेंट भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि खतरनाक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद इन्वॉल्वमेंट है इंतजामिया की और बाकायदा भत्ते लिए जाते हैं भाई।
और इसके अलावा सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो उन वेब्स की मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ आपके उसके फीचर्स और मुख्तलिफ आपकी कैटेगरीज और पता नहीं मार्केट में क्या क्या इस वक्त मौजूद है। तो हम इसको खुद परवान चढ़ा रहे हैं, हम इसको खुद प्रिवेल कर रहे हैं, खुद हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ई सिगरेट जो है वो आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा ख़राब है और इसकी प्रिकॉशन के लिए महकमे जात को रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा हम लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको आज टॉप स्टोरीज में ये बताएंगे कि अवामुन्नास की बगैर किसी मुफाद की मदद करने वाला एक ऐसा इदारा, एक ऐसी फाउंडेशन जिसको कल के प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया था। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म और हरमीत इस फोरम को हमेशा हम एंडोर्स करते हैं उन इदारों को और उन फाउंडेशंस को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम की खिदमत के लिए पेश है। अवामुन्नास की हर तरह से, वो बच्चियाँ हों, यतीम बच्चियाँ हों, छोटे बच्चे हों, ओल्ड एज होम हो या कोई भी इस तरह का सैलाब ज़दगान के लिए भी जितने इदारे काम कर रहे हैं, हम हमेशा उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो ये भी एक ऐसा इदारा है और नुसरत फाउंडेशन इनका नाम है और ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, कब से कर रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। अच्छा जी हरमीत, चले हम डेली डोज की तरफ। जी जरूर जरूर। वैसे ना अब्दुर्रऊफ साहब ना हो तो कंपैरेटिवली ज्यादा बोलना पड़ता है, वरना अब्दुर्रऊफ साहब देते रहते हैं। तो मैं कल भी अब्दुर्रऊफ साहब को यही कह रही थी कि आप नहीं आते ना तो प्रोग्राम में मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ। मतलब बोल तो बंदा लेता है, हमारा काम है बोलना। हरमीत आपका भी काम है, आपको कोई कहे कि बोलना शुरू कर दें तो पटर पटर हम बोलना शुरू कर देते, बिकॉज ऑन स्क्रीन है हमारा काम है। हाँ, वो सेट पे रऊफ साहब आपके साथ होते हैं तो जाहिर बात है आपके हिस्सेदार बन जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल जाती है। ये बात आपकी दुरुस्त है। उनके होने से हम वैसे ही बड़ा खुश हो जाते हैं। सो वी मिस यू सो मच। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हम मिस करते हैं रऊफ साहब को। यस, तो चलिए जी डेली डोज की तरफ चलते हैं। आपको अफ्रीका ले जाते हैं जी। अफ्रीका का एक ऐसा जजीरा है, एक ऐसा साहिल, जिससे साहिल के जजीरे पर एक ऐसा उल्लू इंट्रोड्यूस कराया गया है। मतलब अब ये समझे कि अब उसकी हो चुकी है, उसको काफ़ी अरसे, मतलब कोई 10 से 15 साल बाद फाइनली ये अनाउंस किया गया है कि ये एक नई उल्लू की, और वहाँ पर मौजूद एक शख्स था जो कि तोते पालता था और वो तोते पालता था, तो उसी के नाम पर जो है वो अब ये उल्लू का नाम रखा गया है। अच्छा, वो डिफरेंट कैसे है, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, मेरे ख्याल से तोतों जैसी उसकी आवाज़ है, इसीलिए शायद उसको नाम दिया गया है प्रिंस पी इसको ओल कहा गया है। और ये बड़ा क्यूट भी, आपको पता है वैसे बहुत सारे लोग, मुझे नहीं समझ आती हरमीत, शायद आपको भी ऐसे लोग मिले हो, पता नहीं उन्हें उल्लू पसंद क्यों आते हैं, मतलब उनको क्यूट लगता है बाय फेस ना, आपको लगता है क्यूट? अच्छा, वैसे तो मेरे हमारे लोग हमारे गांव में तो बड़े ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा उसकी मकदार होती है। और अक्सर आपने देखा ये वैसे इनकी आंखें बड़ी खौफनाक किस्म की होती हैं और होते भी हैं, जब आप पे हमलावर हो तो बड़े खतरनाक किस्म के भी होते हैं। लेकिन हाँ, लोग हैं पालने में बड़े शौकीन हैं और उसको क्यूट तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अकसाम है, ये जिसकी आप बात करें, जो नई दरियाफ्त है, तो ये भी बड़ा, आप देखें ना, बड़ी मुनफरिद किस्म की इसकी जो शेप है वो भी बड़ी मुनफरिद किस्म की है। फिर आपने बात की मीठी आवाज, तो फिर भैया एग्जैक्टली इनकी आंखें बड़ी डरावनी सी होती हैं। जो उल्लू जितने भी आपको मिलेंगे तो आंखें बड़ी खौफनाक किस्म की होती हैं। अंधेरे में आप देखें तो फिर भी ऐसी खौफनाक नज़र आती हैं, और अगर आप वैसे भी देखें, और उमूमन ये शिकार बड़ा कमाल का करते हैं। और आंखें जो है, पहला अटैक इनका आंखों पर भी होता है, किसी दूसरे की अच्छा, पहली दफा इनको साइंसदानों ने ना, ये चीज इनमें 2016 में देखा था। मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बता दूं कि 2016 में साइंसदानों ने इसको देखा, लेकिन उसके बाद ज्यादा देखा नहीं गया और इसलिए उन्होंने इस तरह से इसको अनाउंस भी नहीं किया कि हमने एक नई किस्म जो है उल्लू की वो दरियाफ्त कर ली है। लेकिन उसके बाद अब वहां पर बड़ी तादाद में और कसरत से आपको ये उल्लू जो है वहां मिलेंगे, और इसका नाम जो है वो रखा गया है ये बाइकिग्ला, इसका नाम, नया नाम रखा गया। और बाइकिग्ला जो है हरमीत, जैसे मैं पहले बता रही थी, लेकिन ये उस शख्स का नाम है जो कि इस जजीरे पर तोते बहुत पालता था, तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद थी तोतों की। और अब अगर इसकी खासियत ये है, किसी क्रेडिट तो देना था उसको ना, क्रेडिट भी दिया और फिर नाम भी दिया, मतलब इस उल्लू का नाम भी उस बंदे के नाम पे रख दिया। अच्छा, ये भी देखें। और इसके अलावा इसकी खासियत ये है, या ये मुनफरिद इसलिए है कि इसकी आवाज बड़ी अच्छी है, इसकी आवाज बड़ी प्यारी है, सीम्स टू बी लाइक जैसे तोता बोलता है, तो इसीलिए इसका नाम ये रखा हुआ है। चले जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। उफ़्ला, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जब भी किसी के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो हरमीत मुझसे कहते हैं तुम्हारी लॉटरी निकली है, मतलब तुम इतने अमीर हो गए हो कि तुम्हारी लॉटरी निकली है। बगैर किसी पैसे, मतलब बगैर किसी मेहनत के, तगो दो के, इतने स्ट्रगल के आपकी लॉटरी निकल है, और वो भी पाकिस्तानी 6 अरब, 6 से 8 अरब पाकिस्तानी। कैन यू इमेजिन? सुबह सुबह आपको फोन आए,
हरमीत आप इमेजिन करें, शो से पहले आपको फोन है और आपको कहे कि आपकी 6 अरब की लॉटरी निकल आई है पाकिस्तान में, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? सुनते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन ये शख्स पता नहीं क्यों इतना समझदार था, आई डोंट नो कि आप अपना रिएक्शन या अपनी एक्साइटमेंट किस तरह से काबू कर सकते हैं। हाउ डे यू टू डू दिस। लेकिन जी ये जनाब है, इन्होंने कहा कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ वो मेहनत करें, वो जिंदगी की हकीकत को करीब से देखें, वो स्ट्रगल करें और वे सारे काम करें, इसलिए इसने ये बात अपने बच्चों से और अपनी बीवी से छुपा ली, नहीं बताया। और जी ये लॉटरी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है वैसे। हाँ। आप मतलब हम तो कह रहे हैं एक्साइटमेंट तो है, जाहिर बात एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि कम से कम जब पैसा आ जाता है तो चाहे वो औलाद होती है, बच्चे होते हैं, घर की फैमिली, वो कुछ चीज़ ऐसी भूल जाते हैं और वो मेहनत करना, वो उसी तरह मेहनत मुशक्कत की तरफ से दूर जाके वो कहीं आराम की ज़िंदगी पसंद करते हैं। और वो क्योंकि पैसा बड़ा आराम से मिला होता है, तो ये बात, ये मुझे उनकी बात वैसे बड़ी अच्छी लगी कि थोड़ा बहुत सबक हासिल करना चाहिए ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं। बाद में पैसा बहुत है भैया, ऐशी भी कर लेंगे। और फिर देखिए उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा कि मैंने बताना नहीं है, ऑब्वियसली अभी नहीं बताया, लेटर ऑन तो शेयर करेंगे, बल्कि अब तक तो शेयर कर दिया है। और फिर सबसे पहले इन्होंने लॉटरी निकलने के बाद हरमीत एक पहला काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने 50 यॉन जो है वो बेसिकली डोनेट कर दिए उन तमाम लोगों के लिए जो गरीब गुरबा और डिजर्विंग पीपल हैं। तो देखें ना भाई, बंदे की लॉटरी निकली है, लेकिन उसका आप वो देखें, उसकी सोच देखें और उसके टारगेट्स देखें कि अपने बच्चों को भी नहीं बताया, अपनी बीवी को भी नहीं बताया, और फिर मैंने सबसे दान किया और उसके बाद ही अब वो अगला प्लान करेंगे। लेकिन इतनी लॉटरी निकल आई हरमीत, जितना मर्जी प्लान कर ले फिर भी पैसे बच जाएंगे। तो खैर ये बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली अच्छी खबर थी। अच्छा जी, अगली खबर देते हैं। अगली खबर है, लैपटॉप चोरी करने वाला चोर जो है उसने मालिक को ईमेल की है और ईमेल पर अपॉलॉजी की है। लेकिन हरमीत सॉरी तो सॉरी का मतलब एक ऐसा वर्ड दरियाफ्त हुआ है कि आप सॉरी करें और निकलते बने। अच्छा, उसने मेल करके ये नहीं कहा कि मैं आपका लैपटॉप वापस कर रहा हूँ। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, ये ईमेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसने इस ईमेल में ये नहीं कहा कि आपका लैपटॉप मैं वापस कर रहा हूँ, उसने इस ईमेल में कहा कि मैंने इस जब लैपटॉप को चोरी किया तो मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने इसको बेचना था, लेकिन मैंने लैपटॉप खोला तो मुझे पता लगा कि आपने जो है वो किसी प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है। इस ईमेल के साथ तो पूरा प्रोजेक्ट और प्रपोजल जो है वो मैंने लगा दिया है, आप उसको ले लें, और क्योंकि कल सुबह तक मैंने इसको बेच देना है और मैं ग्राहकों की तलाश में हूँ। वाह, बड़ा ईमानदार चोर था ये, ईमानदार। लेकिन ये भी देखा है उसने ना कि चोरी तो मैंने कर लिया है, लेकिन जिस बेचारे ने मेहनत की है, कम से कम उसका मेहनत का सिला तो ऐसे ना, उसको मेहनत का सिला भी दूं कि भैया ये प्रोजेक्ट है, अपने हाथ ले। क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि कोई चीज गुम हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए, लैपटॉप गुम हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होता है कि जो चीजें मेरी पड़ी थी वो मिल जाए, बाकी चीजें जाए बाहर में। और तो इसने तो वो काम कर दिया, तो कम से कम जिससे चोरी की तो हाँ, उसका हल्का फुल्का दिल तो खुश कर दिया ना कि मेरी मेहनत जो है वो जाया नहीं की। लेकिन ये बड़ा कमाल का है कि भाई आप चोरी भी करें और फिर हाथ जोड़ के बेनती भी करें, भैया माफी दे दो, माफी दे दो, लेकिन लैपटॉप वापस नहीं करना। वो तो कह रहे हैं कि मैं ग्राहकों को ढूंढ रहा हूँ, कल सुबह तक मैं इसको बेच दूंगा। डीट है भाई। आप ये भी देखिए ना हरमीत कि हम अगर आम व्यूवर्स की बात करें, आम पब्लिक की बात करें, जब हमारा वॉलेट गुम हो जाता है ना, हम कहते हैं पैसों का भी मसला नहीं है, बस उसमें जो चीजें है ना, हमारे कार्ड्स, हमारे आईडी कार्ड्स, कुछ जरूरी कोई एक आधा डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, हमें बस वो मिल जाए, चाहे आप पैसे ले जाएं, बस वो चीजें जो है। इस तरह से ये जो लैपटॉप चोरी किया, चोर को इस बात का अंदाजा हो गया कि प्रपोजल बहुत अहम है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, उसने एक ईमेल लिखी, ईमेल के साथ इसको अटैच कर दिया प्रपोजल को और कहा थैंक यू सो मच, मैं जी आपकी बड़ी फिक्र थी, मैं बड़ा ईमानदार चोर हूँ, आप ये प्रपोजल अपने बॉस को पेश करें और लैपटॉप लेके मैं उसको बेचने लगा हूँ। बता दिया उसने मैं बेचने लगा हूँ। अच्छा जी, ये मेल भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, आखिरी खबर अगली है कि वो कबीला जिसके बच्चे जेरे आप 13 मिनट तक रह सकते हैं, वाह, विदाउट एनी किट, जो कि आपकी डाइविंग की किट होती है ना। मतलब ऑब्वियसली अगर हम और आप प्लान करें, आपको मेरे ख्याल से ऊंचाई से काफी डर लगता है हरमीत, पानी से भी डर लगता है? नहीं, पानी से इतना नहीं लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। अच्छा जी, चले ये पानी में आपको खबर पूरी आपको देते हैं कि ये एक ऐसा जजीरा है जहाँ ये बच्चे रहते हैं। बेसिकली ये मछलियाँ पकड़ने के लिए ज़ेरे आप जाते हैं, यानी समंदर के अंदर जाते हैं और जाकर उनकी स्पीशीज जो है वो उसको इस चीज़ की जेनेटिकली आपके अंदर ये चीज़ ट्रांसफर हो रही है कि आपके अब्बा, उनके अब्बा, अजदाद, फोर फादर से काम करते रहे, तो उनकी जीन्स में ये चीज़ आ गई कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ज़ेरे आप गहराई में, समंदर की गहराई में 13 मिनट तक रह सकते हैं। क्योंकि 13 मिनट तक अपना सांस बंद करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है अरमीत, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। हम जैसे लोग तो 2 मिनट भी नहीं गुजार सकते,
और 13 मिनट बहुत मुश्किल काम है, बगैर ऑक्सीजन के आप अंदर रहें। लेकिन आपकी बात सोहा, अगर हम देखें ना, बहुत सारी दुनिया में, फिर अफ्रीका की अगर बात करते हैं, या बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, मेरी नज़र से भी गुजरी है, खासकर भारत की मैं बात करूं तो ऐसे ऐसे अजीब किस्म के जो कबीले हैं वो पाए जाते हैं, और उनके रस्म रिवाज भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखे हैं कि आज की इस दुनिया में भी जिस तरह हम देखते हैं ना कि जंगली एक मखलूक होती है, वो पत्तों से ही अपने आप को कवर करती है, दरख्त के पत्तों से, तन्नों से। तो इस किस्म की चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और उन लोगों के साथ बैठ के खाना भी खाया है। तो ये चीजें, इन किस्म की कबीले जो हैं बड़ी दुनिया में बड़े मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ इनके रीत रिवाज हैं। लेकिन ये वाला बड़ा कमाल है, हम इंसानों से इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ऑब्वियसली इसलिए ये गोताखोरी में इतने माहिर है कि ज़ेर आप जो है वो 13 मिनट तक एग्जिस्ट कर सकते हैं बगैर सांस लिए। अच्छा जी, वी आर डन विद द डेली डोज फॉर टुडे और अब हम चलते हैं क्विक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So question mark is, do we need army chief extension or not? ये extension की बात जितनी भी की जा रही थी, इसको बारहा आर्मी चीफ की तरफ से भी डिनाई किया गया और रिसेंटली आई थिंक वो मौजूद थे किसी भी इंटरनेशनल दौरे पे, तो वॉशिंगटन में गालिबन वो मौजूद थे और वहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए और मैं इस तरह अपना इस्तीफ़ा पेश करके रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन इस वक्त चाहे वो गोइयाँ, वो मीडिया हो, वो सियासतदान हो, वो आपकी मिलिट्री या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उस पर मुसलसल ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। इस पर हम डिटेल में बात कर रहे थे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है। सर, आपने अपना वक्त दिया आज इस प्रोग्राम के लिए, थैंक यू सो मच। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र जी। आमिर साहब, कहिएगा कि एक्सटेंशन की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप मीडिया की बात करें, सियासतदानों की बात करें और मिलिट्री की बात करें, सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो हर जगह यही बात की जा रही है। नवंबर के मिड तक ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस पर अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि अभी कोई फिलहाल इस पर बातचीत नहीं की जा रही, हमने कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। आपको क्या होता नजर आ रहा है? जी, ये तो अब यकीनी हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और नई पोस्टिंग होगी। लेकिन नई पोस्टिंग के बारे में इतलात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये फैसला है, शहबाज शरीफ साहब का नहीं, नवाज शरीफ साहब का ये फैसला है कि इसको आखिर वक्त तक अल्तवा में रखा जाए और आखिरी दिन, एक आध दिन पहले ही फैसला किया जाए। और नवाज शरीफ साहब इसको एक नर्म गेम के तौर पे ले रहे हैं कि वो खासतौर पर इमरान खान साहब को थकाना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप देखें ना, सारा लॉन्ग मार्च और सब एक्टिविटी है, इलेक्शन डेट तो इनको भी क्या मिलनी है। एक पीछे फैक्टर ये भी है कि इस प्रेशर बिल्ड किया जाए और नई पोस्टिंग में अपना स्टेक पैदा किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि 29 नवंबर को ये होने रिटायर, तो उससे एक आध दिन पहले ही 26 या 27 को जाकर ये फैसला करेंगे। ये मतलब मालूमात। अच्छा आमिर साहब, इसके साथ साथ अगर हम देखें आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से, कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं कि खान साहब के उसी तरह बयानात तो नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन के हवाले से वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कल हमने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर हो सके तो मैं 10 माह तक भी बैठने को तैयार हूं, यानी 10 माह भी लग सकते हैं हमारे। तो क्या खान साहब कोई कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है, कोई उसी तरह ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एक तो लॉन्ग मार्च को अगर हम देखें जो ताखीर पे ताखीर, डिले पे डिले किया जा रहा है। असद उमर ने भी कहा है कि अब इसमें मजीद टाइम भी लग सकता है इस्लामाबाद पहुंचते हुए। क्या टाइमिंग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या वजह है कि वहां से इशारा का ही इंतजार है? जी जी, आपने दुरुस्त कहा, वो एक मायूसी नजर आई। और 10 माह की बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ही एक नई बात खान साहब ने की है। पहले तो वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे और कहते थे कि मजीद टाइम गुजरा तो हुकूमत ये मुल्क को तबाह कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अब 10 माह मीन्स के भी पार्लियामेंट का टेन्योर पूरा करे, ठीक है ना। अगस्त में पार्लियामेंट का टेन्योर पूरा होगा, मुकम्मल होगा और इलेक्शन जाके 10 माह तो मुराद है कि सितंबर अक्टूबर के नहीं, एक तरह की बात वो खुद उसके लिए मान गए हैं, ज़हनी तौर पर तैयार है। तो एक लिहाज से अच्छी बात है कि ये किसी तरह की प्रैक्टिकल बात है। और आप देखिए लॉन्ग मार्च को भी जो इतना लंबा कर रहे हैं और उससे कर रहे हैं, उससे तो अब ऐसे लग रहा है कि वो चढ़ाई करके वहां करके उससे ज्यादा इनका काम मकसद एक प्रेशर बिल्ड करना और अपनी एक वोटर कैंपेन अपनी, वो उस तरह की चीजें चल रही हैं। और इलेक्शन के भी मेरा ख्याल है ये मार्च अप्रैल के लिए भी तैयार है, अप्रैल मई तक। अप्रैल में तो नहीं हो सकता, रमजान होगा, मार्च में या मई में, या अभी पीटीआई की जो मुतालबा है वो भी इस तरह का ही है, यानी 4-5 महीने तो वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी है। और
उनको भी लग रहा है कि शायद ये भी ना हो सकेगा। तो ये एक लिहाज से अच्छी बात है कि ऐसे जो फौरी टकराव जो हम सबको लग रहा था एक ब्लास्ट होगा और टकराव होगा, पब्लिक और क्याओस फैल सकता है और खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज हो सकती है या और एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, वो तो एक टलने का इशारा। इसलिए तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तो एक अच्छी बात है, जिसको इनकरेज करना चाहिए कि आप ऐसे कि भी ठीक है, इसमें कोई इमरान खान को कोई सेफ एग्जिट देना चाहिए कि आप अपने बुरान पैदा ना करें मुल्क के लिए। अच्छा आमिर साहब, ये कहेगा यकीनन ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक ही है, लेकिन जो रिसेंटली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी DG ISPR की और DG ISI साथ मौजूद थे, उन्होंने क्लियर कहा कि वजारत उज़्मा जब इमरान खान के पास थी तो हमें उन्होंने कहा कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन हमने उसका इनकार कर दिया। हमने कहा कि नहीं, हमें सियासत में इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, हमने इंटरफेयर नहीं करना। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान सबको थकाया जा रहा है, लेकिन फवाद चौधरी साहब आके ये भी कहते हैं कि हम डेट देंगे, डिले करेंगे, स्लो चलेंगे, लॉन्ग मार्च को स्लो करेंगे क्योंकि हम थकाना चाहते हैं। ये डेट्स जो है ये मीट नहीं करेंगी आगे नवंबर में जाके, जब तक ये लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां जाके लोग मुतालबा रखेंगे। देखे ना, वो हुकूमत के पास ये एडवांटेज है, उनको काफी दिन है। 29 नवंबर को रिटायर होना है तो 26-27 नवंबर तक वो फैसला कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि दिलों बाजवा साहब को जब बनाया गया था आर्मी चीफ, वो भी 1-2 दिन पहले ही बनाया गया था। तो अब जाके आज जाके मेरे ख्याल में 2 या 3 नवंबर है, तो ये अब कितना डिले करेंगे। अब इनका जो 10 या 11 का प्लान है, अच्छा 11 नवंबर की जगह ये 18 कर लें, उससे 1 हफ्ता और बढ़ा लें, तो मतलब कितना, यानी 20 दिन तक घूमते रहेंगे। उससे ये हो जाएगा, ये मजाक बन जाएगा ना इनका लॉन्ग मार्च भी। अब एरिया, अच्छा एरिया भी इन्होंने यहाँ से लाहौर से चुना था ना। अगर ये रहीमर खान से शुरू करते या कराची से शुरू करते तो लोग पूरा पाकिस्तान घूमते हुए आप इस्लामाबाद तक महीने भी लगा सकते हैं। अब अगर गुजरांवाला भी हो गया, गुजरात तक, अब आगे यानी कितने दिन और लगा लेंगे। यानी अच्छा पिंडी में घूमते रहेंगे, कितने दिन पिंडी में लगा देंगे, 1 हफ्ता पिंडी में लगा देंगे, एक ही गली में घूमेंगे। आखिर अब वो अल्टीमेटली इनके लिए उससे ज्यादा लंबा करना भी इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, थकेंगे दोनों ही, ये थकाने की कोशिश। अच्छा आमिर साहब, हमने हमेशा ये बात की है, बल्कि उमूमन ये तासुर दिया गया है कि अदालतों से कहीं ना कहीं खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कल आपने देखा होगा अदालत की जानिब से जो है 25 मई के वाकयात पर भी वजाहत भी तलब की गई और साथ साथ में भी कहा गया कि अदालत के हुक्म का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि अदालत भी कहीं ना कहीं सख्ती पर उतर आई है, क्योंकि बड़े कल के रिमार्क्स आपने भी सुने होंगे और जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वैसे अदालतों से तो शरीफ फैमिली को भी बहुत रिलीफ मिली है। अब आप देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, मजे से बैठे हुए, 3 साल हो गए इनको, और बगैर किसी कुछ दिए, बगैर कोई जमानत के, बगैर किसी चीज के बगैर बैठे हैं। और मरियम नवाज साहब आप जानते ही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही बाहर बैठी हुई है। तो रिलीफ दोनों तरफ मिलती है अदालतें, और अदालतों को देना चाहिए रिलीफ जहां जायज बनता हो, मेरिट में बनता हो, जब बनता हो। अदालतें कोई जुल्म करने के लिए नहीं होती ना, लोगों को इंसाफ करने के लिए होती है, लोगों को रिलीफ देने के लिए होती है। तो ये आपकी बात ठीक कह रहे हैं कि एक बेजार रिलीफ। देखें, एक कमेंट रात आया, कल आया जज साहब ने, और ठीक कहा उन्होंने कि 10,000 बंदों की खातिर 2 लाख बंदों को तकलीफ नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर खान साहब 1 लाख से 2 लाख बंदे भी आए तो इस्लामाबाद तो 20-25 लाख लोगों का शहर है ना, तो वो लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक मुतालबा और ठीक बात है। और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आपको सख्त जाना ही पड़ता है। खासतौर पर अगर पार्टी अगर इस तरह का अगर कहे कि भाई एक पूरा मुल्क निजाम मफरूज करने वाली बात हो या खतरा हो, तो अदालतों को भी कुछ ना कुछ सख्त करना पड़ता है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के हवाले से वो फंस गए हैं। अब उनको कोई ना कोई उनको दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए और कुछ थोड़ा सा कोई मदद भी करनी चाहिए। आमिर साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, आमिर साहब हम देख रहे हैं कि अभी इस्लामाबाद से थोड़ा सा फासले पर, मैं खुद देखी हूँ वीडियो और गया, आज वैसे जाने का इरादा भी है, टैक्सला के करीब, वहां पे तकरीबन 500 टॉयलेट और बहुत ज्यादा खैमा बस्ती जो है वो तैयार की गई है। ऐसा लगता है कि खान साहब जो है वो मुस्तकिल धरना देने के मूड में है, और एग्रेसिव बयानात भी खान साहब की जानिब से तो आ ही रहे हैं, उनके वजीरों की जानिब से जो KPK उनकी जानिब से भी आ रही हैं, खासकर असलहे के हवाले से, गुलेल के हवाले से। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत उमूमन ऐसे मौके पर जो है वो सॉफ्ट कार्नर का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े तरीके से बयान देते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम इमरान खान को पकड़कर मिर्ची वार्ड में डालेंगे। इस किस्म के बयान से क्या आपको नहीं लगता कि मामला जो है 1993 के दौर में चले जाएंगे, जब आपको याद है कि नवाज शरीफ और गुलाम साहब के दरमियान जो मामलात हुए, वो जो कब्ल तहजीब थी ना पुरानी बादशाहों की और जलादों की, और उस
लगता है उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जिस तरह के बयान थे, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। कोई किसी महज़ब जमहूरी मुल्क में वज़ीर दाखिला ऐसे बयान नहीं दे सकता। बाहर में अगर यूरोप में या मगरबी दुनिया में वज़ीर दाखिला का ऐसा बयान देता तो उसी दिन उसी रात उसको इस्तीफा दे के हुकूमत से बाहर जाना पड़ता। ये बहुत ही फजूल बयान है कि मैं इनको पकड़ के बलूचिस्तान के मच वार्ड में बंद कर दूंगा। और खान साहब और खुद राना सनाउल्लाह खुद ये चीजें भुगत चुके हैं। जो बंदा खुद एक सियासी कारकुन ये चीजें भुगत चुका हो उसको तो वैसा लहजा बिल्कुल इख्तियार नहीं करना चाहिए, निहायत ही नामुनासिब था। और वो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत का काम सियासी टेम्परेचर को कम करना होता है, पोजीशन थोड़ा सा हाई करती है। ये राना सनाउल्लाह तो वो आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बजाय पानी डालने की। तो मतलब नून में मुतदिल लोग मौजूद हैं, उनको आगे आके बात करनी चाहिए। शायद खाकान अबासी हैं और लोग भी हैं। अच्छा आमिर साहब, ये कहिएगा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब यकीनन एक बंद गली में अब फंस चुके हैं, उनके पास कोई ऐसे उस तरह से वहां से निकलने का रास्ता या राह फरार नहीं मिल रही है, और वो बस जिद भी है। आपको पता है उनकी जिद का खमियाजा हमने भी 126 दिन के धरने में भुगता है। अब जो सूरत हाल है वो आपको क्या लगता है कि बयानिया बनाने में हमेशा इमरान खान साहब बहुत कामयाब रहे हैं? वो तब्दीली का नारा हो, वो की आज़ादी का हो, इम्पोर्टेड हुकूमत का हो या साइफर का हो, मतलब वो हमेशा कामयाब रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त उनके पास क्या बयानिया है, वो किस चीज को लेकर आगे जाएंगे? और इस्लामाबाद अगर वो कॉल देते हैं कि इर्द गिर्द से भी लोग आ जाए, इस्लामाबाद पहुंचकर वहां पर रुकने का धरने की कॉल देते हैं, तो वो किस बुनियाद पर लोगों को कन्विंस कर सकेंगे? और लॉन्ग मार्च में लोग कंपैरेटिवली जो उनके क्राउड हमेशा होता है, आप क्या देखते हैं? बीइंग एनालिस्ट बहुत ज्यादा कम है, कहा जाता है कि 2 घंटे का मार्च होता है उनका। नहीं, ये मार्च उन्होंने चंद घंटों का रखा हुआ है और वो खुद रखा हुआ है। तो उसका मकसद वही है जो आप समझते हैं कि लंबा कर रहे हैं ना, चीज लटका रहे हैं। तो वो लेकिन इमरान खान लोग जमा कर सकते हैं, क्राउड पुलर है, उनके पास ये सलाहियत है और हमने बार बार देखी है कि वो किसी भी जलसे में देखा तो छोटे से शहर में वो बड़ा जलसा कर लेते हैं, लोग आते हैं, लोग उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन इस हवाले से इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सरप्राइज देते हैं। एक बार नहीं, 12 पिछले 3, 4, 5 सालों में हमने देखा है इमरान खान को सरप्राइज देने की, पब्लिक लोगों को इकट्ठा करने के वाले से सरप्राइज दे सकते हैं। तो इसमें तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान धरना पर नहीं जाएंगे। और आप देखें ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं, बंद गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च को लंबा करना उसी का हिस्सा है, उसमें 1 हफ्ता और लंबा करना उसी का हिस्सा है। और ये बयान देना कि हम अपनी मर्जी की अगली डेट देंगे, वो भी उसी का हिस्सा है कि भाई अपना रास्ता वापसी का खुला रखा जाए। और पिंडी में घूमते रहने की बात करना, ये सब चीजें अपनी जगह, ये भी अपनी जगह है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं किसी न भी अभी भी कुछ ना कुछ बात भी चल रही होगी। अगर इमरान खान थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं चीजों में, तो उनको मेरा ख्याल है कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई रास्ता देना चाहिए, इस बुरहान को खत्म होना चाहिए भारत। क्योंकि अगर देखें, अगर वो इस्लामाबाद में अगर 1 लाख से ज्यादा लोग जमा कर लें और दाखिल हो प्लस, तो वो एक डेंजरस तो होगा भारत। अच्छा आमिर साहब, हम लॉन्ग मार्च की तो बात कर रहे हैं, अब ये बताइएगा कि जो उसकी रुकावटों की बात कर लेते हैं, रोकने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है उसकी बात कर लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि खूनी मार्च है, जहाँ से गुजरता है जाने ले जाता है, और हमने बहुत सारे हादसा भी होते हुए देखे हैं। लेकिन अदमीद इस्लामाबाद में मौजूद है, वो बता रहे हैं कि रेड जोन जो है वो 0 पॉइंट तक आ पहुंचा है, उनकी तैयारियां बहुत सारी हैं। खुर्रम दस्तगीर जो रिसेंटली हुआ है जलसा कहें या लॉन्ग मार्च कहें गुजरावाला में, उनके खिलाफ पोस्टर्स भी बहुत लगाए। ये वो छोटी छोटी चीजें जो कि की जा रही हैं, ये कितना रेजिस्ट कर सकती हैं, ये कितना मतलब ऐसी रोक सकती हैं, ये रोकने में कामयाब हो सकती हैं? आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखें, ये डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब कितने लोग जमा करके इस्लामाबाद में एंटर करने की कोशिश करते हैं। ये सारा उसी पर डिपेंड करेगा कि वहां पे जहाँ इस्लामाबाद से बाहर जो भी इनका पॉइंट जहाँ पे इकट्ठा करेंगे ये लोगों को, से लोग आएंगे, पूरे पंजाब से आएंगे, साउथ पंजाब से भी, हर जगह से इकट्ठा करेंगे। उस अगर ये 1 लाख से ज्यादा लोग हों, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग हों, फिर सवाल ही पैदा नहीं तो रोक सके उसे। इतने बड़े क्राउड को रोकना मुमकिन नहीं होता। 20, 30, 25, 30 हजार लोग हों तो फिर रोका भी जाएगा, फिर मैनेज हो जाएंगे। अगर 1+ हो चले जाते हैं, ये 1 लाख, 1.5 लाख लोग उससे भी ज्यादा अगर कर लेते हैं, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये पुलिस के रेंजर्स वगैरह की बस की बात नहीं, क्योंकि फिर टकराना पड़ेगा और टकराव से बचेंगे सारे। ठीक है, जितना ज्यादा क्राउड होगा उसको उतना ही रोकना कंपैरेटिवली हो जाएगा। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे, और काफी वो बातें की जो रियलिटी के करीब है, जो कि बज़ाहिर ऑन स्क्रीन हमें नजर आ रही हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज बेहतरीन अंदाज में कर लिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड आवर की, तो उसके फर्स्ट सेगमेंट का जिक्र मैंने प्रोग्राम के आगाज में किया था। अगर हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की बात करें तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा है, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक, फेसबुक, बाकी अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वो सियासतदान हो, वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो, आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हो या आपकी सेलिब्रिटीज़ हो, अनाउंसमेंट करनी हो, कोई क्लैरिफिकेशन देनी हो तो ट्वीट्स को ज़्यादा अहम समझा जाता है और उसे कंसीडर भी ज़्यादा किया जाता है। लेकिन एलन मस्क की अगर बात की जाए, जो कि नए बानी है ट्विटर के, आते साथ ही उन्होंने जब जिम्मेदारियां संभाली तो कुछ ह्यूज चेंज करने की कोशिश की है ट्विटर में भी, पॉलिसीज़ में भी, स्ट्रैटेजीज में भी, और आला अहदों पे तो उन्होंने चेंजेस किए ही किए हैं। अगर उस कंपनी की बात की जाए, एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि आप ट्विटर में देखते हैं, जिसके ट्विटर अकाउंट पर वो ब्लू टिक होता है ना, इसका मतलब है कि वेरीफाइड अकाउंट है, यहाँ से जो भी खबर आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी चेक होगी ऑलरेडी। लेकिन अब ये ब्लू टिक लेना भी आसान नहीं होगा, इसके लिए यू हैव टू पे सम अमाउंट, और वो अमाउंट जो है वो माना $8 है। अब ये किस तरह से आपके अकाउंट को वेरीफाइड करने के लिए या फेक अकाउंट्स को कैटर करने के लिए या इसके अलावा रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कितना मुआवन साबित हो सकता है, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ फवाद रजी साहब मौजूद है, चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सोफा सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सर, कहिएगा कि ट्विटर की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में सारे इदारों को हम देखते हैं काफी ज्यादा है, लेकिन ये ब्लू टिक तो है बाजू का बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से भी आपको मिल जाता है। अब क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होगी और इससे कितना फायदा होगा? देखिए सोफा, पहले आप एक बात जो इनिशियल अपनी जो इंट्रो था उसमें आपने बोला था जो कि बड़ी अहम है कि ट्विटर का तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इदारे हैं, उसके अंदर आपके जर्नलिस्ट हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बाकी प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, तो दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं ट्विटर के साथ जो 2006 से जब से ट्विटर चल रहा है तब से साथ साथ चल रही है, जिसमें नंबर 1 है फेक अकाउंट्स का इशू। कि अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी के नाम से, और खासतौर पर किसी हाई प्रोफाइल फिगर है इसके नाम से कोई फेक अकाउंट बनाए और कोई ऐसी गैर मुनासिब बात कर दे कि जिससे उसको कोई नुकसान पहुंचे या कोई किसी भी किस्म का जानी नुकसान या और किसी का नुकसान पहुंचे, तो उसको एड्रेस करने के लिए 2009 में ट्विटर ने ये ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोसेस एक शुरू किया। ठीक, अब इस प्रोसेस के लिए बड़ा ये फ्री प्रोसेस था, इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके अंदर करना सिर्फ आपने ये था कि एक फॉर्म फिल करना है और ट्विटर को बताना है कि आप कौन है और आपको ब्लू टिक वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों है। जिसके जवाब में ट्विटर जो है वो या तो इसको एक्सेप्ट कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि ऐसे बहुत से लोगों ने अप्लाई किया और करते थे ट्विटर पे, और ना उनको एक्सेप्टेंस मिली ना रिफ्यूज, बल्कि जवाब ही कोई ना मिल सका, क्योंकि शायद मेनली ट्विटर के पास ऐसी मैन पावर नहीं है या कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है कि वो इतनी ज्यादा जो रिक्वेस्ट हैं उनको वो केटर करे। तो उस चक्कर में तो पार्शियली एड्रेस हुआ ना वो मामला के फेक अकाउंट्स वाला, कि कोई किसी के नाम से अकाउंट बना ले। जो दूसरा इशू है जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग है वो है बॉट्स का इशू ट्विटर के ऊपर। और बॉट्स भी बेसिकली फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है जो मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करता है कि अगर किसी चीज को रीट्वीट करना है या बहुत बल्क में स्पैम करना है या कोई ट्रेंड बनाना है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे भी बहुत सी सियासी पार्टीज दूसरी सियासी पार्टीज के लिए इस्तेमाल करती हैं, या मुल्क दुश्मन अनासर रियासत के खिलाफ कोई ट्रेंड बनाने के लिए। तो ये बॉट्स वाला मामला बहुत खतरनाक है। और अनफॉर्चुनेटली ट्विटर को 16 साल हो गए और अब तक वो इस मामले को एड्रेस नहीं कर सका। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाहती हूँ कि इस बात को भी आप साथ ही ऐड कर लें। ये जो $8 वाली गेम है, इससे आपको लगता है नहीं कि इससे पहले ऑर्गेनिक ऑडियंस ज्यादा थी, क्योंकि आपको ब्लू टिक तभी मिलता था, फॉलोअर्स ज्यादा होते थे या आपकी क्रेडिबिलिटी बार बार चेक होती थी, तभी वो आपका अकाउंट वेरीफाइड होता था। इस तरह से पैसे देना और हर महीने देना और फिर उसको वेरीफाइड करा लेना, इसमें किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए जी, मैनेज से पहले मैं जो इसके तनाजुर को, मतलब जो बैकग्राउंड है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि इट इज नॉट अबाउट $8 या $20 जो इनिशियली इलॉन साहब ने बोला कि जी $20 करेंगे, फिर उनकी स्टीफन किंग से बात हुई तो बीच में $8 की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। इंपॉर्टेंस ये है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम को समझने से जरूरी है, आपको मैं बात बता रहा था कि जनवरी से जब से एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ और इलॉन
मस्क ने शेयर्स खरीदना शुरू किए, अप्रैल में ज्यादा खरीद लिए और फिर ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ। तो इलॉन मस्क का मानना ऐसा है कि जी ट्विटर की जो इंटरनल टीम है वो इनकॉम्पिटेंट है, खासतौर पे जैक डोर्सी के बाद जो इंडियन सीईओ है पराग अग्रवाल वो आए और उन्होंने जितने भी काम संभाला तो समझते हैं कि वो और उनकी टीम इनकॉम्पिटेंट है, वो ये काम नहीं कर सकती है। उसको एक्सटर्नल टीम के थ्रू करना पड़ेगा। एक्सटर्नल टीम से किस तरह करते हैं कि वो ही चाहते हैं कि ट्विटर को ओपन जो है ना प्लेटफॉर्म ऐसा कर दिया जाए जिसमें एक्सटर्नल तमाम लोग आके ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उसे कहते हैं कि जिसमें आके वो इस चीज को बेहतर करें। अब इसके लिए ज़ाहिर है फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन ट्विटर इंटरेस्टिंग मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से ये काम कर रहा है ट्विटर 2022 चल रहा है, 2021 के नंबर्स के मुताबिक ट्विटर ने $5 अरब का बिजनेस किया और $5 अरब का बिजनेस में 92% जो बिजनेस था वो इश्तिहारों के मद में था। अब इस तमाम चीजों के बावजूद ट्विटर नेट लॉस $221 मिलियन नेट लॉस में है, यानी कि 16 साल के बावजूद भी ट्विटर नुकसान में है। अब ऐसे नुकसान वाले इदारे में इस तरह की तमाम इम्प्रूवमेंट्स करना इलॉन समझते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो जरूरी है कि ट्विटर को अपनी एक रेवेन्यू सोर्स और करें, जिसके चक्कर में उन्होंने ये काम शुरू किया। सब जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त गलत खबरें जो है वो फैलने का है। गलत खबरें फैलती हैं, बहुत सारे नुकसानात होते हैं। एक तो ब्लू टिक की ये जो फी रखी गई है इससे रोकथाम में कितनी मदद साबित होगी, और दूसरी बात यह कि जो जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लू टिक मिला हुआ है क्या उन पे भी ये फी जो है लागू होगी या जो आने वाले नए लोग हैं उनको फी देनी पड़ेगी? जी अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि ट्विटर इलॉन मस्क बड़े एग्रेसिव हैं, आपको पता है आम सीईओ की तरह, फाउंडर्स की तरह तो है नहीं। उन्होंने आके सीधे आके एक डेडलाइन दी है कि 7 नवंबर तक ये सब पे लागू कर दें वरना वो पूरी टीम को फायर कर देंगे, और उन्होंने 75 टीम को फायर करने का उन्होंने प्लान भी बनाया हुआ जिसमें से बेशतर लोगों को फायर ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो ये सब पे लागू होगी। अच्छा, अब ये एक तरह से बुरा भी है और एक तरह से अच्छा भी है। बुरा इसलिए है कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जहां पर कानूनी इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। यूरोप में या यूके में ऐसे बहुत से इदारे हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनके पास किसी प्रोविजन नहीं है कि वो इस तरह की किसी की पेमेंट करें। तो जब वो पेमेंट नहीं कर सकेंगे और अपना ब्लू टिक लूज करते हैं तो फिर बात फिर वहीं पर आ जाती है, बैक टू स्क्वायर वन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि फिर कोई और उनके नाम से अकाउंट बनाएगा। अगर उनके पास ब्लू टिक नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्रेडिबल अकाउंट कौन सा है, नकली अकाउंट कौन सा है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर देखिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ना वो उतने ही रहेंगे, वो उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं हरमीत के नाम का अकाउंट, मैं $8 देके हरमीत के नाम का अकाउंट बना लूं और मैं कहूँ जी मैं हरमीत सिंह हूँ, ये नहीं होने वाला। होगा यही जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आप कौन हैं, आपका क्या प्रोफाइल है, क्या आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं है, तो उसके बाद $8 या $20 की जो भी फी वो फाइनलाइज करते हैं वो दी जाएगी। लेकिन हरवीर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको मालूम है कि 4 लाख के करीब 2021 के फैक्ट्स के मुताबिक 4 लाख के करीब वेरीफाइड अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर। अगर वो सारे के सारे $8 की फी दें, अगर वो सारे $8 बहाना फी दें तो तकरीबन ये सालाना $38 मिलियन का इजाफी रेवेन्यू बनता है। जबकि मैंने आपको बताया कि ट्विटर ऑलरेडी $200 मिलियन के नुकसान पे है, तो $200 मिलियन का नुकसान और 38 मिलियन का जो रेवेन्यू, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि एक और बात ये हुई जो ट्विटर के लिए ट्विटर के फ्यूचर को थोड़ा सा अनसर्टेन कर देती है, वो ये कि इलॉन एक खासे कंट्रोवर्शियल आदमी है और एडवर्टाइजर्स जितने भी हैं वो कंट्रोवर्शियल लोगों के साथ अपना बिजनेस करना पसंद नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी का मालिक है इलॉन, टेस्ला का, और जो टेस्ला के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है जनरल मोटर्स वाले, उन्होंने इलॉन के टेक ओवर के बाद ही फॉरन अनाउंसमेंट किया कि हम ट्विटर से अपना तमाम बिजनेस पुल बैक कर रहे हैं। ना सिर्फ जनरल मोटर्स बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है IPG, इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू फेसबुक, गूगल, ट्विटर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे पुश करती है। IPG ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि इलॉन साहब के टेक ओवर के बाद
कि जी हम तमाम के तमाम बिजनेस होल्ड कर रहे हैं ट्विटर से, जब तक क्लैरिटी नहीं आती हमें, हम किसी किस्म का बिजनेस इश्तिहार के बाद में ट्विटर को नहीं देंगे। फवाद साहब ये कहिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि ही इज वेरी और ही इज वेरी अग्रेसिव, और आपने देखा होगा कि फर्स्ट जेस्चर कितना अजीब सा था, वो सिंह पकड़कर अपने पहले दिन ऑफिस में आ रहे थे, दैट इज लाइक वेरी सीम्स टू बी लाइक फनी, और वो एक बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था, प्रोफेशनली लग रहा था। वो जी वो बड़ा जेस्चर है, नहीं वो बड़ा जेस्चर था, वो देखिए वो सिंक का जो लेकर आया था ना, बड़े तारीफी लव जी वो कह रहे थे कि जी लेट इट सिंक इन, मतलब वो एक जेस्चर था कि सिंक इन कर रहा है इदारा वैसे भी, और वो सिंक लेकर आए, उस सिंक को सलामत के तौर पर सिंबलिज्म के अंदर वो उन्होंने वो सिंक को लेकर आए थे, तो वो इनके मजाक के अंदर भी ये खासा। और आपको मालूम है ये वही इलॉन मस्क है कि जिन्होंने अपनी गाड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के खला में भेज दी, सिर्फ वही एक स्टेटमेंट कायम करने के लिए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने का एजाज इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखिए आप जो बिजनेस टेक्निकलिटीज बता रहे हैं, कितना लॉस है, कितना फायदा होगा, इन $8 है, इससे कितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ये बताएगा कि वो भी अट्रैक्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी लॉन्च कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप ये पैसे देंगे तो आपको रिसर्च में, रिप्लाई में प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, आधे एड्स भी आपको नजर आएंगे, ये वो चीजें कुछ फीचर्स और क्रेडिबिलिटीज बता रहे हैं कि ये हम आपको देंगे इस पैसे के एवज। तो सर इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं कि वो कोशिश तो कर रहे हैं इन चीजों को ओवरकम करने की? देखिए जी, वो आपने बताया कि एक तो वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, वो दुनिया के क्रेजी तरीन आदमी भी है, और वो दुनिया के अग्रेसिव सीईओ भी हैं। तो वो क्या करेंगे इसके साथ, दुनिया का कोई बंदा, मतलब या तो अल्लाह जानता होगा या इलॉन मस्क जानता होगा, दुनिया का कोई और इंसान नहीं जानता कि इलॉन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है। और बड़े जो इस सवाल का जवाब एक मार्क ज़करबर्ग साहब से भी पूछा गया कि आप बताएं कि जी इस सारे मूव को, तो उन्होंने भी ये बात की, हालांकि बड़ी राइवलरी चलती है उनकी जी इलॉन के साथ। वो ये कहते हैं कि एक इंटरव्यू में मार्क ज़करबर्ग के हमें भी नहीं मालूम कि इसका क्या फ्यूचर होगा ट्विटर का, ये बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। जहां तक आप बात करेंगे जी, अनप्रेडिक्टेबल है, और ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू इलॉन चाहते हैं, इलॉन बहुत एग्रेसिव हैं, और वो ये चाहते हैं कि ट्विटर जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करने का प्लेटफॉर्म ना हो, वो एक इकोसिस्टम हो, वो एक एवरीडे ऐप हो जिसके थ्रू, जिस तरह अगर चाइना में वी चैट, पता नहीं अगर आपको नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि वी चैट एक ऐसा चाइना में सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप टैक्सी भी बुलाते हैं, वो वहाँ का ट्विटर भी है, वो वहाँ का दराज भी है, वो वहाँ का, और किसी को पेमेंट देनी है तो वहाँ का इजी है, वो हर तरह की काम होता है। तो वो चाहते हैं, मैं आपको इंटरप्ट करूँ यहाँ पे, ये ऐड कर ले कि लास्ट डेज में आपको पता है इंस्टाग्राम क्रैश डाउन हुआ, फिर आपने देखा व्हाट्सएप बहुत क्रैश डाउन हुआ, मतलब हमने बहुत उसको शट देखा। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस स्ट्रैटेजी को भी लॉन्च करने का एक तरीका है कि एक ऐसा इसको प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाया जाए जो कि इजी टू एक्सेस और वो ज्यादा फास्ट हो कंपैरेटिवली बाकी ऐप्स के? देखिए जी, व्हाट्सएप के फंक्शंस और या इंस्टाग्राम के फंक्शंस, वो तो एक मैसेजिंग की चीजें हैं, उसमें बिजनेसेस भी आते हैं और वो अपने आप को एडवर्टाइज भी करते हैं। लेकिन ट्विटर को लेकर उनके जो अज़ाइम है वो ये हैं कि वो एक पेमेंट गेटवे भी बन जाए, जिस तरह आप मोबाइल वॉलेट्स यूज करते हैं, जिस तरह इजी पैसा है, या हम लोग और दूसरी ऐप्स यूज करते हैं, नया जो नहीं आए, तो इस तरह की चीजों कि वो पेमेंट गेटवे भी बन जाए, वो आपको ऊबर भी बन जाए, वो आपका करीम भी बन जाए, वो आपका मैसेंजर भी बन जाए, वो आपका बयान अगर आपने देना, तो मतलब वो चाहते हैं कि ट्विटर एक ऐसी ऐप हो जिससे जितनी भी ह्यूमन काइंड दुनिया में मौजूद है उनको एक यूटिलिटी ऐप के तौर पे इसको बनाना चाहते हैं। तो देखें कहाँ तक कामयाब होते हैं, तो काफी रिजिलियंट। सर मैं आपसे दो सवाल करूंगा, और दोनों सवाल जो हैं आम जहन में ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, और ये पूछा जाता है कि भाई पैसे देके कौन अपने ख्यालात का इजहार करेगा, और वो पैसे देके जाहिर बात है कि अगर कोई मायरीन है, कोई तजक्कार है, वो पैसे देके तो नहीं करेगा। एक तो ये चीज़ आती है। आपने बताया कि सार्फिन जो है वो ऑलरेडी पहले भी ट्विटर जो है वो नुकसान में तो जा रहा है, लेकिन इस तरह के आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कम से कम जो है सार्फिन की तादाद है वो कम हो जाएगी इस फैसले के बाद? और दूसरी बात सर, जो अब पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ भी मनाई गई इस बात पर कि इंडियन जितने भी अथॉरिटी थी उनको हटा दिया गया। हम देखते थे कश्मीर के हवाले से खबरें आती थी, फलस्तीन के हवाले से खबरें, उनको हटा दिया जाता था। अब क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक जैसा होगा इसके बाद? आपका पहला जो सवाल है हरमीत, उसके मुताबिक तो देखें कितने यूजर्स ऐड होंगे, कितने नहीं होंगे, ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन मेरा जहां तक इस पे एनालिसिस है वो ये कि इसकी वजह से स्पेस में लोग मजीद ऐड होंगे। $8 एक नॉमिनल फी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जिस तरह आपको वो बड़ा पब्लिक में वो डिस्कस हुआ, बड़ी हेडलाइंस बनी कि जो मुकालमा ट्वीट का एक थ्रेड हुआ स्टीफन किंग और इलॉन मस्क के दरमियान, कि उन्होंने कहा कि मैं ये पैसे नहीं दूंगा।
तो इलान ने कहा क्या हम कम कर दें इसको पैसे से? पैसे कम करने की बात नहीं है, असूली तौर पे ये बात है कि ट्विटर को मुझे पैसे देने चाहिए कि मैं, स्टीफन किंग ने बोला कि ट्विटर को मुझे पैसे देने चाहिए कि मैं ट्विटर यूज कर रहा हूँ। तो इलान ने कहा जी हमें अपने बिल्स भी पे करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलान के जहन में इस टाइम नंबर ज्यादा है, वो कॉन्सिक्वेंसेज की परवाह नहीं कर रहे कि कौन यूज करता है कौन यूज नहीं करता। वो चाहते हैं कि हम उसको इतना ल्यूक्रेटिव बना दें कि तमाम लोगों की मजबूरी बन जाए इसको यूज करना। तो उसका कॉन्फिडेंस इसके ऊपर ऐसा है कि जिसके बारे में कोई सिर्फ वही जानते हैं, अगेन जो मैं कहता हूँ ये खुदा जानता है। आपका जो दूसरा सवाल है, इलॉन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच के काफी मतलब वो एडवोकेट है। वो जी नहीं, वो किसी भी किस्म के, आप साबिक अमरीकी जो सदर थे जिनका अकाउंट डिलीट किया गया, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, तो उसके ऊपर इलॉन मस्क जो थे वो काफी सहमत नहीं थे इस बात से, और वो ये कहते थे कि ये इस चीज को जी, और उन्होंने वो जब सेंसरशिप की जो हेड थी उनको भी फायर किया। तो हम तो पाकिस्तान में इस चीज की खुशी बना सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा खुशी बनाने का वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि तमाम दुनिया के तमाम सीईओज अक्सर कंपनीज के सुंदर बचाई गूगल में बैठे हुए हैं और बाकी जगहों पे भी इंडियन, तो वो तो डोमिनेंस तो उनकी तो कायम रहेगी, एक सीईओ के हक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि ये स्पेस में सेंसरशिप जिस तरह पहले होती थी उस तरह की ना हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच और चीजों को ज्यादा मौका मिले। ऑल राइट फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपसे डिस्कशन रही इस हवाले से कि कुछ भी कहना अनप्रेडिक्टेबल होगा, जो भी चेंजेस ट्विटर में आ रहे हैं या तो वो बूस्ट होगा या फिर हम उसे बिल्कुल कोलैप्स करता हुआ भी हो सकता है हम देखें। तो हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं कि पहुंचेंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, और न्यू हम देखें कि मुख्तलिफ चीज़ों को दरियाफ्त किया जा रहा है और इन्वेंशंस की जा रही हैं, लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दी है, ये एक टिपिकल ऐसी लाइन है जो कि आप हर जगह से सुनते भी हैं कि यस टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, लेकिन एट द सेम केस विद द फ़ोन और वो सारे गैजेट्स जिनकी हम बात करते हैं, जिनके हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, एट द सेम प्लेस हमें उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। आज हम बात करेंगे ई सिगरेट की, जिसका आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि 2004 में चीन में पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया ई सिगरेट को, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक में जो है इसकी वो दरामदाद और बरामदाद शुरू कर दी गई, और आज ये एक ऐसा फैशन है जो कि ख़ासतौर पर यंगस्टर्स पता नहीं किस मैनिपुलेशन में है, उन्हें लगता है कि अगर ये ई सिगरेट होगा तो ये एक फ़ैशन होगा जो कि हमारे लिए करना ज़रूरी है। जैसे स्मोकिंग कहा जाता है रिवायती सिगरेट जो आप पीते हैं, इस तरह से अगर आप ई सिगरेट की तरफ जाते हैं तो उसको वेपिंग कहा जाता है। वेप मुख्तलिफ काइंड के मार्केट में मौजूद है, मुख्तलिफ टेक्सचर्स के, मुख्तलिफ फीचर्स के, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, और अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ इन होती जा रही है। कितनी आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ बुरी है और कंपैरेटिवली सिगरेट से कितनी ज़्यादा बुरी है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर अब्दुल रहमानी ने कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? मैं ठीक ठाक। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कहिएगा कि सिगरेट तो वैसे ही उसके ऊपर बजाते खुद डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अब एडवांसमेंट बहुत आ गई है, लोग ई स्मोकिंग की तरफ आ गए हैं, ई सिगरेट जिसे विपिंग कहा जाता है, ये कितनी हेल्थ के लिए डेंजरस है और कंपैरेटिवली क्या सिगरेट से भी ज़्यादा डेंजरस है? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये ई सिगरेट्स जो हैं इसको कंसिडर किया जाता है कि ये जो है सिगरेट से कुछ कम जो उसका नुकसान है कुछ कम है, लेकिन इसके अपने नुकसान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ख्याल किया जाता है शायद कि ई सिगरेट्स यूज़ कर लेंगे तो जो बाकी सिगरेट है उनसे जान छूट जाएगी, लेकिन जब ई सिगरेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं लोग तो फिर जाके पता चलता है कि इसके अपने नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। शायद उतने नहीं हैं लेकिन हैं ज़रूर। इसमें जो जिन पेशेंट्स को पहले से एस्मा है यानी दमा है, या जिनको पहले से सांस की दायमी बीमारी है, उनको ख़ास तौर से इसका ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी ये बीमारियां जो हैं ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, वर्सन कर जाती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं है कि वो आगे चल के कितनी नुकसानदेह होंगी। रिसर्चेस बहुत सारी हुई हैं, अभी भी चल रही हैं। एक्चुअली स्मोकिंग तो बहुत काफ़ी देर से इस दुनिया में चल रही है, उस पर बहुत रिसर्चेस, बहुत काम हुआ हुआ है। ई सिगरेट्स पे अभी काम हो रहा है, तो इसमें जैसे जैसे रिसर्चेस आ रही हैं वो नई नई चीज़ें बता रही हैं। जैसे कुछ रिसर्चेस अभी इसी साल आई हैं, वो ये तक बता रही हैं कि दिल पे और दिल के अटैक और इवन के जो स्ट्रोक होता है यानी फालिज का अटैक और सोचने समझने की क़ुव्वत को मुतासिर करना, तो ये सारी बीमारियां भी जो हैं अब ई सिगरेट्स के साथ एसोसिएट की जा रही हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेस जो आ रही हैं। अच्छा, ये एम्बिग्विटी तो काफ़ी हद तक क्लियर होगी कि कंपैरेटिवली सिगरेट से ये थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप मतलब कम डेंजरस है, लेकिन वो कम डेंजरस क्यों है?
मतलब कुछ फिल्ट्रेशन या कुछ इस तरह से आपका प्रोसेस इस तरह का है वेपिंग करने का कि वो उसकी जो आपको डैमेज करने और हार्म पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं, व्हाट इज़ इट? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक चीज़ का कम डेंजरस होने का मतलब ये नहीं कि उसको इस्तेमाल नहीं कि उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। वो डेंजरस कम इसलिए क्योंकि सिगरेट में आप टोबैको बेसिकली जलाते हैं और उसमें तकरीबन 7000 ऐसे मुज़र केमिकल्स हैं जो कि आपके अंदर जाते हैं और वो डायरेक्ट स्मोकिंग है। एग्जैक्टली, स्मोकिंग में। तो ई सिगरेट्स है उसमें इतने ज़्यादा नहीं है एक तो, और अगर हैं भी तो उनकी क्वांटिटी या उनका लेवल के लिए बहुत कम है। दूसरा यहाँ पे जलाया ही नहीं जाता, हीटअप किया जाता है और वो वेपर बनता है एक, वो आप उसको इनहेल करते हैं। वो उससे क्योंकि वहाँ पर चूँकि जलाया जा रहा है, मिकदार बहुत ज़्यादा है डेंजरस केमिकल्स की, इस वजह से वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू ई सिगरेट जो स्मोकिंग, कन्वेंशनल स्मोकिंग। सर केमिकल्स, फ्लेवरिंग, डॉक्टर साहब आपने जो जिक्र किया, जाहिर बात है कि बहुत सवालात जो हैं हम भी नौजवानों से जब कहते हैं कि भैया ना पिए, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, या ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है, मैंने इस्लामाबाद में भी देखी है, लाहौर में भी देखी है, एक फ़ैशन के तौर पर उसको लिया जा रहा है। लेकिन जब उनसे भी ये सवाल करो तो वो भी ख़वातीन भी कहती हैं या मर्द हज़रात भी कि भाई इसमें क्या है, तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं है जितना वो ख़तरनाक है। ये जो फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल होना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा होना, ये कितना नुकसानदेह है हमारी नस्लों के लिए? ऑलरेडी सिगरेट और ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल तालीमी इदारों पर ये तो बड़ी आम हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि पाकिस्तान में भी एक सर्वे हुआ तो उसमें ये बताया गया था 63% जो पीने वाले हैं वो सरप्राइजिंगली 14 साल से लेकर 24 साल की उम्र में, और लोग जो हैं इसको एज अ फैशन पी रहे हैं। इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसकी बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि ऐसे अज़ा हैं जो अगर काम करना छोड़ दें तो इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, जिसमें ब्रेन है, आपका हार्ट है, फेफड़े हैं, किडनी और लिवर, यही 5 ऑर्गन्स हैं ना जिनकी हम सबसे ज़्यादा हिफाजत करना चाहते हैं। और अगर ये खुदा ना खास्ता फेलियर की तरफ चले जाएं तो आपकी जो है वो डेथ वगैरह, मौत वाक़या हो सकती है, मतलब सीरियस हो जाता है इंसान। तो हम क्यों ऐसी कोई चीज़ इन 5 ऑर्गन्स के लिए इंट्रोड्यूस करें अपनी बॉडी में जो नुकसानदेह हो? हम क्यों उसको कंपेयर करें कि ये फ़लानी चीज़ से कम नुकसानदेह है? ठीक है, क्यों हम ऐसा कोई भी चीज़ हम अपने ब्रेन में क्या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि चलें दिमाग में कोई चीज़ सूंघ लेते हैं जो कि कम नुकसानदेह नहीं करते ना? हार्ट में कोई चीज़ हम इंजेक्ट करते हैं, कोई टीका लगाते हैं अपने हार्ट में कि उसको कम नुकसानदेह उसको लगा लें। इस तरह फेफड़े भी, इनसे हम सांस लेते हैं। और अभी जो रिसेंट इसी साल एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने सिर्फ पेशेंट्स को नहीं देखा बल्कि उनके अंदर बायोप्सी करके, यानी पीस लेके, लंग्स का टुकड़ा लेके उसका भी मुआयना किया कि वेपिंग यानी ई सिगरेट इस्तेमाल के बाद क्या नुकसान आए। तो उसमें ये भी देखा गया कि जो सांस की छोटी छोटी नालियाँ होती है उसमें फाइब्रोसिस यानी ज़ख़म या स्कारिंग हो जाती है ये पीने के बाद ई सिगरेट्स। और फिर उन लोगों को छुड़वाया गया और फिर ये देखा गया कि उसके बाद क्या फ़ायदा होता है या नहीं। तो ये भी देखा गया कि जब छुड़वाया गया तो उससे जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। तो यानी कि ये चीज़ तो डेफिनेटली कंफर्म हो चुकी है कि ये डायरेक्टली आपकी ऐसी वाइटल ऑर्गन, ऐसी ज़रूरी ऑर्गन जिनसे आप सांस लेते हैं, उसको बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। अच्छा से डॉक्टर साहब, नौजवानों में शायद इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मकबूल होना, उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बेसिक रीज़न ये भी है कि सिगरेट में अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्ट स्मोकिंग है और उसमें 2 फ्लेवर्स हैं जो कि आपको आते हैं। अगर आप वेपिंग की बात करें तो मुख्तलिफ फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, मतलब आपके फ्रूट्स के फ्लेवर्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स के फ्लेवर्स हैं। तो ये इतनी ज़्यादा वैरायटी जो आ गई है, शायद ये भी जो है वो अट्रैक्ट करती है पब्लिक को या यंगस्टर्स को। बिल्कुल अट्रैक्ट करती है और यही शायद वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जो सारे फ्लेवर्स हैं ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं फ्लेवर्स को हीटअप करके वेपर की फॉर्म में अपने सांस में लेके जाना शुरू कर दिया तो इस चीज़ को आप ये देखें कि आप ये खा नहीं रहे हैं, आप ये सांस में लेके जा रहे हैं ये सारे फ्लेवर्स, क्योंकि वो वेपर्स बन रहे हैं। आप तो या तो आप खा रहे हो ना, आप खा पी रहे हैं, आपको पता है फलाना फ्लेवर है, आप खा रहे हैं। उसमें भी इवन जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और मुख्तलिफ जो फूड अथॉरिटी उसमें भी रेगुलेट करती है कौन सा फ्लेवर जो है वो सेहत के लिए, जो हम खाते भी ये चीज़ें, तो ये तो हमारे सांस में जा रहा है। तो इसको बगैर अनरेगुलेटेड हम कैसे कोई फ्लेवर अपनी सांस में लेके जा सकते हैं जबकि हमें उसको पता ही नहीं उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, एक मेडिसिन होती है जो कि आपको पता है, जैसे आपको पता है सिगरेट छोड़ने के लिए भी निकोटीन की मेडिसिन मौजूद हैं। तो एक मेडिसिन होती है, उसका पता होता है हमें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके साथ आगे चल के क्या होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है और हमें इसका लॉन्ग टर्म अभी पता चलेगा कि क्या इसने कितना हद तक ये हमें मुतासिर कर सकती है। कुछ तो पता चल गया है लेकिन अभी कुछ पता चलना बाकी है। दूसरा, ये इतनी रेगुलेटेड भी नहीं, से पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी फ्लेवर लेके उसको कहीं से भी इस्तेमाल कर ले।
तो इस तरह से अनरेगुलेटेड कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमें उसका पता ना हो कि इसमें क्या कंटेंट है और क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब ये अवेलेबिलिटी बड़ी मैटर करती है डॉक्टर साहब कि आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बगैर किसी SOPs के, टर्म्स एंड कंडीशंस के, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए कि आपको हर जगह ईजी टू एक्सेस है ना, मतलब यंगस्टर्स के लिए बहुत आसान है कि इसकी रसाई। अच्छा ये कहिएगा कि आप ई सिगरेट की जब बात करते हैं, वेप की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो चार्ज होता है, वो एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट भी आप उसे कह सकते हैं, वो रेस भी तो उसमें उसका हिस्सा बनती हैं, वो कितनी आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं? एक आप सिगरेट पी रहे, तो मैं दोनों चीज़ों को इक्वली हार्मफुल कह रही हूँ, लेकिन मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ कि आप ई सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो चार्ज है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक रेज हैं, वेव्स हैं, जो भी आपकी हेल्थ के लिए उतनी ही ख़तरनाक हो सकती हैं। अच्छा, उसमें दो चीज़ें, एक तो जो आप वेपर आप अंदर लेके जा रहे हैं, दूसरा जो कॉयल इस्तेमाल होता है ना हीट अप करने के लिए, उसका मेटल का भी रिसर्चेस में देखा गया, उसका जो मेटालिक पोर्शन होता है, जैसे उसमें लेड है, निकल है और दूसरे मेटल्स हैं, कॉपर है, मैंगनीज है, वो उसके भी वेपर बन के आपके सांस में चले जाते हैं। यानी कि एक तो आप जो लिक्विड मौजूद है उसके अंदर ई सिगरेट में, उसके वेपर इनहेल कर रहे हैं, दूसरा जो कॉयल हीट अप करने के लिए यूज़ हो रहा है उसके भी जो मेटालिक वेपर्स हैं वो भी आप इनहेल कर रहे हैं। दूसरा जो आप बात कर रही हैं इलेक्ट्रिक रेज, तो उस तरह से अभी इस तरह से कोई रिसर्च या इस तरह से नहीं है मौजूद। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे आपने सुना होगा मोबाइल्स वगैरह इनफ्लेमेबल हो जाते हैं, तो इसमें ये ज़रूर हुआ है कि वो आग लग गई या इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हुई हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंजरीज आई हैं लोगों को इसको यूज़ करने के दौरान। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने देखा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और मेंशन कर, डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो बड़ी आम है, बहुत सारे नौजवान लड़कियां लड़के जो बैठे होते हैं, बड़ी महफिल सजी होती है और कोशिश की जाती है कि उसमें से ग्रुप्स में से 2-3 जो है वो बड़े आदी होते हैं, बड़ा मज़ा भी लेते हैं इसके साथ साथ, और कुछ में ऐसे भी देखते हैं कि वो इनकारी नज़र आते हैं। तो उन पर कितना असर पड़ता है इस धुएं से? अगर वो नहीं भी पीते और उस महफिल का हिस्सा हैं तो उन पर कितना असर पड़ता है? जी जी, इसको कहते हैं पैसिव, यानी कि जो शख्स पी नहीं रहा या इर्द गिर्द बैठा उसको कितना असर है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इसकी रिसर्चेस चल रही हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। डेफिनेटली जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ज़ाहिर है, क्योंकि फ्यूम्स वो हवा में खारिज हो रहे हैं तो वो इनहेल करें, डेफिनेटली उन पर असर अंदाज ज़रूर होता है। उनको भी वही वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो लोग खुद वेप कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, डेफिनेटली वो भी पहुँचाते हैं। और अब जो आजकल रिसर्चेस चल रही हैं इसकी एसोसिएशन विद कैंसर के साथ, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सिगरेट स्मोकिंग की तो एस्टैब्लिश है कि उसकी एसोसिएशन है लंग कैंसर के साथ, तो इसके साथ भी रिसर्चेस चल रही है। एक तो वो जो खुद पी रहे हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको कितना होने का चांस है कैंसर। तो ये डेफिनेटली रिसर्चेस में चीज़ें आ गई, इर्द गिर्द के लोगों को अफेक्ट होता है, किस हद तक होता है, कैंसर उससे हो सकता है या नहीं, ये अभी इन रिसर्च है, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और काफ़ी डिस्कशन करने का मकसद कि इक्वली दोनों चीज़ें ही आपकी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें तो ही बेहतर है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली लास्ट सेगमेंट जो है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि इस प्रोग्राम का खासा ये भी है कि ये फोरम और ये प्लेटफॉर्म जो हम यूटिलाइज़ करते हैं उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, और काबिल सिताइश है वो लोग जो कि अवामुन्नास के बगैर किसी गर्ज के और मुफाद की खिदमत कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। आपकी मुलाकात कराती हूँ, हमारे साथ मायरा खान साहिबा मौजूद है, ये सदर हैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन की। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपके आने का बेहद शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं खालिद एजाज मुफ्ती साहब, इन्हें कहते हैं, और ये सीनियर वाइस चेयरमैन हैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन के। और खासा उम्मे नुसरत फाउंडेशन का ये कि इंसानियत की खिदमत तो ये कर रहे हैं, लेकिन थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके लिए खून के एहतियात इकट्ठा करना इनका खासा है, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2012 में इस काम का, इस नेक काम का इन्होंने आगाज़ किया। हमारे साहब, आपको तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहती हूँ, तो मैं आपको एक तारीफ़ करना चाहती हूँ आपकी कि एक ऐसा काम है इंसान की खिदमत का, और ख़ासतौर पर उन बच्चों का जो थैलेसीमिया का शिकार हैं। जब आपने इसका आगाज़ किया उस वक्त क्या सोच थी, और अब माशाल्लाह इदारा आगे 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 जा रहा है, तो अब क्या मज़ीद समझती है कि क्या इसके मकासद और हैं? इसके जो अदारा स्टार्ट किया उस वक्त तो यही था कि हम इंसानी खिदमत, लोगों की खिदमत कर सके ना, तो वो हम कर रहे। डॉक्टर साहब का जो ख्वाब था इसको एक अच्छा हॉस्पिटल में कन्वे करने का, तो हॉस्पिटल अपील यानी कि इन बच्चों के लिए हॉस्पिटल और रिसर्च हॉस्पिटल वो दोनों बनाने का मेरा है इरादा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ सालों में बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इसमें आपकी मदद करे। खान साहब, आप कहिएगा कि
बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि थैलेसीमिया के बच्चों जो हैं उनके खून के एहतियात इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमेशा कम पड़ जाती है। कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आपकी मदद की जाए इस नेक काम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया यहाँ पे इस मकसद के लिए। अच्छा, बात यह है कि जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं ना, अब उसमें आपने जो आगाज़ में बात की, एक तो उसके इदारे के बानी डॉक्टर अजमल न्याजी, उन्होंने इसका आगाज़ किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मतलब अल्लाह ताला ने जो रहमत में जगह दे। 18 अक्टूबर को फौत हो गए थे पिछले साल वो। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हर मामले में बहुत जो है वो उनके दिल बड़े हैं। वो जब खैरात करते हैं, सैलाब ज़दगान की इमदाद करते हैं, ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, बहुत है। और यहाँ तक कि वो खून अपना देते हुए वो भी नहीं झिझकते। ये बहुत अल्लाह ताला का हम पर लाख लाख शुक्र है। कई दफ़ा ये प्रॉब्लम ये आती है जो मैं आपको ख़ास बताना चाहता हूँ कि जब ये कोविड के दिन थे, अब आप ये एक नज़र में रखिएगा कि जो बच्चे थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मरीज़ हैं उनको किसी को महीने में 1 बार, किसी को 2 बार और किसी को 3 बार भी खून लगता है। अब वो कोविड के दिनों में गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ बंद हैं, बसें बंद हैं, टैक्सियाँ बंद हैं, रिक्शे बंद हैं, हर चीज़ बंद है। अब उसमें जो लोग हैं, और ये भी आपके नॉलेज में होगा कि जो डोनर्स की ज़्यादा तादाद है, जो ब्लड डोनर्स हैं, वो यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी लोग भी देते हैं लेकिन वो ज़्यादा यंगस्टर्स शामिल होते हैं। अब वो जब यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, हॉस्टल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब वो उनके बच्चों के लिए, उनको तो खून लगना है, वो उनको खून कैसे इकट्ठा किया जाए, तो वो एक बहुत मुश्किल मरहला था। लेकिन वो ज़ात पाक है जिसने ज़िंदगी दी होती है और जिसने सारा कुछ करना होता है। और फिर आप उन लोगों को साथ लेकर चलना, अगर हम अजमल खान न्याजी साहब की बात करें, डॉक्टर साहब की बात करें जो कि बानी है, उनकी जो सोच थी उसकी सोच को यकीनन आप आगे लेके चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रिसर्च अस्पताल बनाने का आपका सोच है, प्लान है, मकसद है, लेकिन शुरू से जब आप काम का आगाज़ करते हैं तो यकीनन वो आसान। मैं चाहती हूँ कि आप ये शेयर करें कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुखैर हज़रात बड़ी तादाद में लोग मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात आती हैं। किन किन मुश्किलात से 2-4 रहा ये इदारा, और आपने किस तरह से यहाँ तक जहाँ आज इस मुकाम पर है कैसे पहुँचे हैं? स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किलात आई हैं। लोगों से अपील करना, उनसे डोनेशन की बात करनी, मेडिसिन के लिए लोगों, इन बच्चों के लिए बात करनी, ब्लड के लिए बात करनी, तो बहुत सारे लोग शटअप कॉल दे देते थे। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जिनकी वजह से ये अदारा आज इस मुकाम पर है। और न्याजी साहब जो मेरे अंकल हैं, उनकी वजह से, जो उनके अपने मतलब मामलत की वजह से जो आज इस अदारे पे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं। जो डोनर हज़रात है वो स्टिल अभी तक इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अच्छा, जो इदारा बनाने का आप सोच रही हैं, उसके लिए होता है कि ये इदारे, अव्वल तो ये काम हुकूमत का है या मुतल्लिका महकमा जात का है, लेकिन ऑब्वियसली वो काम इस तरह से नहीं हो रहा, तभी आप जैसे लोग आगे आते हैं और इंसानों की खिदमत करते हैं। आप इस इदारे को बनाने के लिए क्या समझती हैं, किन किन वसाइल की अभी आपको ज़रूरत है जिनमें कहीं ना कहीं अगर हुकूमत मदद करे तो वो चीज़ कम वक्त में जल्दी हो सकती है? हमें इस वक्त जो ज़रूरत है हॉस्पिटल बनाने की, उसके लिए ज़मीन चाहिए। एक प्लॉट होता है जो मतलब हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पे बने, उसमें बच्चों के लिए और जो बाकी जो नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनके लिए भी मतलब हम हॉस्पिटल अच्छे तरीके से बना सके। जिसमें OPD होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, मुकम्मल हॉस्पिटल की अपील है जो हम करते हैं लोगों से। उम्मे नुसरत फाउंडेशन इस वक्त अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर हम काम कर रहे हैं और मज़ीद मकासद के आपके, इसको यकीनन आप फैलाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो लाहौर में ही है, एक ही सेंटर है मेरा, लेकिन बहुत सी सारी जगहों में हमारे कैंप लग चुके हैं और लग रहे हैं। लेकिन आइंदा जो मेरा मकसद है, इरादा, बहुत सारी जो इलाके हैं गरीब जो पहुँच नहीं कर सकते, वहाँ पे लेके जाने का कि उम्मे नुसरत फाउंडेशन वहाँ पे जाके बना सकूँ और उन लोगों की खिदमत कर सकूँ जो नहीं आ सकते। अच्छा, आज खान साहब बहुत अशद ज़रूरत है इंसानियत को, उन लोगों की जो इस तरह के काम करते हैं, जैसे आप जैसे लोग और मायरा खान साहिबा जैसे लोग। इस वक्त सैलाबज़दा इलाक़ों में शदीद ज़रूरत है उन लोगों की, उन लोगों को हमारी कि हम जाएँ और उनकी मदद करें। कैंप्स की बात की मायरा साहिबा ने, वो कैंप्स हमने वहाँ भी लगाए हैं, किस तरह से हम उन लोगों की मदद करें जो हमारी इस वक्त मुंतज़िर मदद के? देखिए जी, हमने भी अपने तौर पे, उम्मे नुसरत फाउंडेशन ने अपने तौर पे भी हमने सैलाब जो है उनको इमदाद पहुंचाई है। हमने अपने यहाँ पे कैंप लगाए, हमारे अपने जो हमारी ज़ात से इमदाद हो सकती है वो किया। लेकिन बात जो आप कर रहे हैं बेसिकली, तो चूँकि जो सैलाब है वो तो हमने
कौम ने भी बहुत उसकी की है, मदद की है और गवर्नमेंट ने की है, लेकिन ये इतना बड़ा एक धचका है कि जिसको करते हुए बहुत बड़ा नुकसान है कि इसको बहुत देर लगेगी करते हुए। तो जहाँ तक बच्चों की तरफ में उन्होंने बताया जो बात की है, तो उसमें खुदा का शुक्र है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनका किसी किस्म का 1 रुपया भी उनसे नहीं देते। उनको आने जाने का, कोई कंगनपुर से आ रहे हैं, कसूर से आ रहे हैं, शेखुपुरा से आ रहे हैं, ननकाना साहब से आ रहे हैं, गुजरामारा से आ रहे हैं, उन सबको आने जाने का खर्च भी हम देते हैं। यहाँ का खाना, उनका जो ट्यूब्स हैं, जो उनको इंजेक्शन रखते हैं, हर चीज़, जो ब्लड जो बैग्स हैं, हर चीज़ खुदा का शुक्र है ये कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और अभी जिस तरह मारा खान साहब ने बताया कि इनका मकसद देखें, इसमें जो इलाज है, अब इसमें एक बहुत सी अजीब एक बात है, आप उन वालिदैन की उस सोच पे गौर करें कि जिन्हें पता है कि इतनी उम्र तक के बाद इस बच्चे ने नहीं रहना, उन माँ की, उस बाप की क्या पोजीशन, क्या कैफियत है। अच्छा, ये आप यकीनन ठीक कह रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ों को जब हम अपने शो में डिस्कस करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। मैंने हुकूमत की बात की, मुतल्लिका महकमा जात की बात की, लेकिन ये काम उनके करने के हैं और हम उस तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जो उनके वालिदैन हर रोज़ बर्दाश्त करते हैं अपने बच्चों को देख के कि पता नहीं मज़ीद कितने दिन हो रहे हैं। लेकिन इनकी बहुत एक तकलीफ देह काम भी है। उन माओ से भी आप मिलती होंगी? जी बिल्कुल। और उनके घर वालों से भी मिलती होंगी। कितनी बड़ी तादाद है, आप तादाद की अगर बात करें तो एक तो आपका एक इदारा जो काम कर रहे हैं, लेकिन उस एक इदारे में कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं? कितनी बड़ी तादाद है बच्चों की जो थैलेसीमिया का शिकार है? बच्चों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है। उसको हम आज भी काउंटिंग करें तो आप मैनेज नहीं कर सकते कैसे कितना होगा, क्योंकि हर साल में 6 से 8 हज़ार बच्चा थैलेसीमिया का पैदाइश में आता है और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, यानी कि कम नहीं होती। तो माँ बाप इसी एक फैमिली के 3-3 बच्चे होते हैं जिनको थैलेसीमिया है और माँ बाप उनको लेके चल रहे हैं और उनके लिए मुश्किलात का जो सामना है वो बयान करना मुश्किल है। अच्छा, एक पैनल होगा यकीनन आपके पास, डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं और थेरेपिस्ट होते हैं जो कि इस पूरे प्रोसीजर को आगे लेके चलते हैं। वो टीम आपने किस तरह से बनाई है? वो क्या समझते हैं इस हवाले से कि क्या इस बीमारी को कम करने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर है जिसके हवाले से माँ बाप को बताया जाता है या उनको गाइड किया जाता है? बिल्कुल है, हमने उनको बताते भी हैं कि शादी से पहले जो इनका होता है टेस्ट वो करना चाहिए ताकि पता चले कि दोनों मियाँ बीवी जो बनने जा रहे हैं वो एक तो कैरियर नहीं है और यानी कि क्लियर है। अगर 2 कैरियर मियाँ बीवी होंगे तो बच्चा थैलेसीमिया का होगा। तो एक अगर बीवी अगर कैरियर है तो हस्बैंड ठीक है, तो फिर बच्चा नहीं होगा थैलेसीमिया का। लेकिन जो हमारे माशरे में भी कह रहे अवेयरनेस की कमी है, जो अवेयरनेस हम करते भी हैं, सेमिनार भी करते हैं, लेकिन माँ बाप को समझाना, कुछ तो समझ आते कुछ नहीं समझते और कुछ जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं फिर उनकी कीमत जो है वो सारी जिंदगी एक बच्चे को अदा करनी है। बच्चे को अदा करना। मारा खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। आपका भी बेहद शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। यकीनन इसके ऊपर मजीद एक सेगमेंट भी रखेंगे कि आपकी एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी एहतियात करेंगे बीइंग पेरेंट्स, और अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो फिर आपको भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लें। ये कुछ वेरीफाइड टेस्ट होते हैं जो कि आप करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि इजाज़त एक कोई पैगाम अगर आप देखने वालों को दे सके। यकीनन मुखय्यर हज़रात अभी तो ऑन बोर्ड हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे जो मदद करना चाहते हैं, बशर्ते ये कि वो देखते हैं जिस इदारे को हम दे रहे हैं वो मुस्तहिकीन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? मेरी सबसे यही अपील है कि आप हमारे इदारे में विजिट करें, इन बच्चों से मिलें और जो हमारा मकसद है इसे हॉस्पिटल बनाने का उसमें हमारा साथ दें। ठीक है, थैंक। आप भी सवाल से क्या मैं इस हिसाब से यही बात है जी कि जो इन्होंने बात की है मैं उसको तायद करूंगा कि सबसे पहले जो वहाँ पे जहाँ भी आप इमदाद करना चाहते हैं वहाँ जाके खुफिया तौर पर जाके देखें कि क्या ये पैसे इकट्ठे करके इसको खर्च करने का प्रोग्राम बना रहे हैं या वाकई ये वहाँ पे लगा रहे हैं। जब अपनी तहकीक आप मुकम्मल कर लें तो फिर वहाँ ज़रूर अपने पैसे खर्च तहकीक आप करें। खुद करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी मदद के मुंतज़िर जो लोग हैं ये वहाँ तक ही पहुँच रहा है। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।